हेलो बच्चों। तो हम लोग आज मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ये हमारा 5वां क्लास है। इसमें हम लोग फर्टिलाइजेशंस एंड उसके बाद होने वाली जो भी इवेंट्स है, मतलब निषेचन एवं अंतर रोपण के साथ साथ में उसके आगे जो भी प्रोसेस होती है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि स्टार्टिंग हम जब किए थे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे, गेमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़े थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़े थे। तो उसके बाद में अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है निषेचन एवं अंतररोपण। ठीक है। अब देखो, गेमिट फॉर्मेशन जो होती है वो अलग चीजें होती है और गेमिट का जो फ्यूजन होता है वो अलग ही होती है। ठीक है। तो गेमिट के जो फ्यूजन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद में जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है तो उसका अंतररोपण हो जाता है। तो अंतररोपण से पहले होने वाली जो प्रक्रिया होती है वो निषेचन कहलाती है ना। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख भी सकते हैं कि बहुत सारे स्पर्म जो है आ रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही स्पर्म जो रहता है इंटर करता है किसमें? ओवम के अंदर में। तो ये सब कैसे होती है उन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। उसके आगे देखते हैं निषेचन और अंतररोपण में क्या क्या चीजें होती है। तो देखें यहाँ से, तो इसमें क्या हुआ, मैथुन के दौरान वीर्य पेनिस द्वारा योनि में छोड़ा जाता है, इसे गर्भाधान कहा जाता है। मतलब ये है कि स्पर्म जब रिलीज होते हैं, स्पर्म है ना, रिलीज होंगे कहाँ पर? वेजाइना के अंदर में जब आएंगे तो ये वेजाइना से होता हुआ, ये सर्विक्स से होता हुआ, सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस में जाएगा और यूट्रस से होता हुआ वो फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। और फैलोपियन ट्यूब के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहला वो जाएगा कहाँ पर? तो जाएगा वो स्थमस के पास में, और स्थमस से होता हुआ जाएगा एम्पुला में, एम्पुला में जाता है। और एम्पुला में ही इन दोनों के बीच में रहती है एक चीज, जंक्शन बोलते हैं जिसको, जंक्शन, एम्पुला स्थमस जंक्शन। यहीं पर ही क्या होती है, ये जो उवम भी रहती है इधर से, कहाँ से? फिम्बरी से होते हुए। तो फिम्बरी में कैसे आती है? तो ओवरी से होते हुए आती है किसमें? फिम्बरी में, फिम्बरी में आती है। और फिम्बरी से होता हुआ जाएगा वो इनफंडीबुलम में, इनफंडीबुलम। तो वो खुद नहीं जाती, वहां पर रहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, वो लेके जाती है। तो इस इनफंडीबुलम से होता हुआ जाएगा वो कहाँ पर? एम्पुला में। ठीक है। तो ये जो स्पर्म रहती है वो विजाइना के थ्रू ऐसे यहाँ पर आती है एम्पुला स्थमा जंक्शन में। और यहाँ पर ओवम जो रहती, ओवम ओवरी से प्रोड्यूस होगी कौन? ओवम। और ओवम जो रहती है ये आती है कहाँ पर? फिम्बरी से होता हुआ इनफंडीबुलम और एम्पुला स्थमस जंक्शन में। ठीक है। और यहीं पर ही क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन वाली जो प्रोसेस है वो होती है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, क्या कि जो फ्यूजन या बोल सकते हैं अंतर रोपण की जो क्रिया है एम्पुला स्थमस जंक्शन में होती है। तो इसको कई बार पूछा गया है ना नीट के द्वारा, कि निषेचन एक्चुअल में कहाँ होती है। तो निषेचन तो देखो फैलोपियन ट्यूब के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, निषेचन होती है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के भी तो पार्ट हैं। तो वहां पर स्थमस और एम्पुला, एम्पुला एक फूला हुआ जगह रहता है थोड़ा से उस ट्यूब का, 10 से 12 सेंटीमीटर जो ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब, उस जंक्शन में क्या होती है? निषेचन होता है। मतलब याद रखना निषेचन कहाँ होती है करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निषेचन का जो साइट है ना, इस साइट की जब हम बात करते हैं तो साइट होती है ये क्या? पहला तो क्वेश्चन ये याद रखना कि ये फैलोपियन ट्यूब में होती है ना, साइट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। लेकिन करेक्ट आंसर यदि पूछेगा तो यहाँ पर बताना है स्थमस एम्पुला जंक्शन, या बोल सकते हैं एम्पुला स्थमस जंक्शन। मतलब जहां पर एम्पुला और स्थमस मिलती है वहीं पर ही क्या होते हैं? निषेचन होती है। ठीक है। निषेचन का मतलब स्पर्म का ओवम से मिलना और फर्टिलाइज कर देना निषेचन कहलाता है। ठीक है। लेकिन दूसरा क्या बात एक और आती है, आरोपण, मतलब निरोपण या आरोपण बोल सकते हैं। तो ये जो है निषेचन होने के बाद में क्या फैलोपियन ट्यूब जहां पर वो निषेचन होते हैं वहीं पर ही क्या होगा? निरोपण या इम्प्लांटेशन हो सकता है क्या? तो ऐसा हो भी सकते हैं, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन वो ज्यादातर कोशिश करता है कि ये जो यूट्रस है तो यूट्रस के फंडस रीजन में आने का। तो आरोपण की या निरोपण की बात करेंगे हम लोग तो ये बोलेंगे हम लोग क्या? यूट्रस में होती है, यूट्रस के फंडस रीजन में, यूट्रस के फंडस रीजन, यूट्रस के फंडस रीजन में क्या होती है? आरोपण या निरोपण बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है।
और ये जो स्पर्म रिलीज होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मीनिंग होता है स्पर्म का विजाइना के अंदर में इजाकुलेट होना। तो स्पर्म विजाइना के अंदर में क्या होती है, इजाकुलेट होती है। इजाकुलेट, इजाकुलेट का मतलब रिलीज होती है या स्खलन भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसको हम लोग इंसेमिनेशन भी बोलते हैं, जो इसके अंदर में आती है, ठीक है। तो ये जो होता है, और ये जो इंसेमिनेशन होता है किसके द्वारा होता है, तो ये पेनिस के द्वारा होता है। पेनिस जो होती है बाह्य जननांग होती है किसकी, मेल की, और उसी के द्वारा विजाइना जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होती है बाह्य जननांग, उसमें रिलीज किया जाता है। तब जाके क्या हो जाती है, ऐसे जब निषेचन हो जाएगा और आरोपण या निरूपण हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होती है, गर्भाधान या बोल सकते हैं प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये पूरी प्रोसेस जो है क्या क्या हुआ है ना। इसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल जानते हैं कि क्या होती है इसमें और। ठीक है, देखें निषेचन आरोपण में है ना वही बात जो मैं बताए वहां पर है ना, यही वही बात लिखा है यहाँ पर कि जो स्पर्म रहते हैं विजाइना के अंदर में आएंगे, विजाइना से होता हुआ सर्वाइकल कैनाल के माध्यम से, सर्विक्स के माध्यम से, सर्वाइकल कैनाल के माध्यम से यूट्रस में जाएंगे। यूट्रस से होता हुआ वो स्थमस में जाएगा, और स्थमस फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब के भाग हैं, के भाग होती है कौन, स्थमस। तो स्थमस से होता हुआ एम्पुला, देखो इधर से भी है ना लेके आ रहे हैं डिम या अंडाशय से ओवम जो आ रही है, ओवम है ना, ओवम, ये ओवम फिम्बरी पकड़ेगी उसका, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ फिम्बरी से होता हुआ इनफंडिबुलम में आएगा, इनफंडिबुलम से होता हुआ एम्पुला में, और स्थमस और एम्पुला के बीच में जंक्शन है, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। तो ये क्या होते हैं, निषेचन की साइट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी हैं कि निषेचन कहाँ होता है। तो निषेचन की साइट है ये, निषेचन की जगह यहीं पर ही निषेचन होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन भी है ये, है ना, निषेचन के साइड कहाँ है, तो निषेचन कहाँ पर होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो जनरली फैलोपियन ट्यूब आंसर है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हम लोग देखे थे, उसमें से फैलोपियन ट्यूब जो पार्ट है उसमें होती है निषेचन, है ना। फैलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, निषेचन। लेकिन फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में, तो एम्पुला स्थमस जंक्शन में होती है। AI से याद कर लेना है इसका, एम्पुला स्थमस जंक्शन में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। और देखो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बताया भी है कि जो भी हम पढ़े उसको यहाँ पर कैसे होती है उसको। डिम के साथ में मतलब ओवम के साथ में, ओवम के साथ शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहा जाता है। यह फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर स्थमी जंक्शन क्षेत्र में होता है ना, वही बात को मैं बार बार बताया मैंने, एम्पुलर स्थमी जंक्शन वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो जहाँ से इंसेमिनेट हुआ मतलब विजाइना के थ्रू, यहाँ पर सर्विक्स से होता हुआ यहाँ पर आ रहा है, ये सर्विक्स वाला रीजन होता है, ये सर्विक्स है, सर्विक्स, और ये होती है विजाइना। तो विजाइना जो होती है बाह्य जननांग होती है, इसी में पेनिस इंसर्ट होता है, और इसके द्वारा यहाँ से अंदर होती है कौन, स्पर्म, और स्पर्म देखो आ रही है। तो देखो हम दोनों तरफ जा सकती है, स्पर्म इधर भी जा सकती है क्योंकि दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब है, इधर भी जाते कुछ जो है और इधर भी कुछ जाती है। लेकिन एक तरफ को हम बताए हैं कि यूटेराइन कैविटी से होता हुआ जो स्पर्म है यहाँ पर जा रही है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में इधर आ रही है, यहाँ पर एक क्षेत्र है, ये कौन सा, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन है यहाँ पर। और इधर से ओवरी से ओवम रिलीज हुए, और यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे बनी हुई रहती है जिसका नाम है फिम्बरी, वो कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद में ओवम, तो एक सेल जो है ना खुद नहीं चल सकती, तो यहाँ पर लगे हुए रहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करती है, इस ओवम को, एपिथेलियम इस ओवम को किधर की ओर लेके जाती है, तो ये जो है यूट्रस की ओर लेके जाती है, मतलब एम्पुला स्थमस जंक्शन की ओर लेके जाएगी, और यहीं पर ही स्पर्म आएंगे। तो एक क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो है ना, एम्पुला स्थमस जंक्शन क्षेत्र में तो होती है, लेकिन कैसे होती है, तो कैसे होती वो भी जानते हैं कि जब स्पर्म एंड ओवम एक साथ, मतलब एक साथ इस क्षेत्र में पहुंचते हैं, इस क्षेत्र में पहुंचते हैं, तब पहुंचते हैं तब होगा ये, पहुंचते हैं तब, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्पर्म एंड ओवम जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम में यदि पहुंचेंगे तो निषेचन नहीं होगा। क्यों, दोनों को एक साथ जाके पहुंचना, एक साथ जाके फ्यूजन होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जब इधर से वो सिलेटेड एपिथेलियम के थ्रू जाता रहेगा और एक खुद के मूवमेंट की वजह से आता रहता है, ये जो है मोटाइल रहती है, नॉन मोटाइल रहती है एक, है ना, तो दोनों जब एक साथ पहुंचेंगे तभी जाके क्या होगा, तभी जाके क्या होंगे,
निषेचन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं स्पर्म की जो आयु रहती है, लगभग स्पर्म जो रहता है वहां पर फीमेल जेनिटल ट्रैक में 4 डेज तक जिंदा रहती है, और एक जो सेल रहती है या बोल सकते हैं ओवम है ना, ये 2 दिन तक लगभग जिंदा रहते हैं। तो देखो जब भी एक साथ पहुंचेंगे दोनों तभी जाके क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। यही कारण है कि एनसीईआरटी ने एक लाइन दिया है वहां पर कि हर क्वाइटर जो होती है, हर मैथ्यून की जो क्रिया है वो निषेचन के लिए जिम्मेदार नहीं है। निषेचन तभी होगा जब स्पर्म जो है ओवम से मिलेंगे एम्पुला स्टमक जंक्शन में, वो भी एक साथ मिलेंगे, तभी जाके क्या होगा, निषेचन। तो निषेचन की क्रिया जो है कॉम्प्लिकेटेड है बोल सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि दोनों का एक साथ पहुंचना जरूरी है, तभी जाके निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो पाएंगे, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना, तो ये बात जानना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके आगे और देखें, यहाँ से और भी देख सकते हैं ना, वो वही बात लिखा है देखो, निषेचन ए आर वाले क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ए आर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो ए आर वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखते हैं। निषेचन तभी होता है जब डिम और शुक्राणु को एक साथ ले जाया जाता है, इसलिए सभी संभोग निषेचन और गर्भावस्था का कारण नहीं बनते। वही बात बताया, हर एक क्वाइटस जो रहती है या बोल सकते हैं मैथ्यून जो होती है वो निषेचन का कारण नहीं है, मतलब उसमें निषेचन होना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि निषेचन के लिए इन दोनों का आना जरूरी है। तो जहां पर दो बात लिखा रहता है वहां पर ए आर वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मतलब एक ही तरीके से बात है, उसको एक्सप्लेनेशन करता है। मतलब कैसे एक्सप्लेनेशन, कि निषेचन तभी होगा जब दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो यही कारण है कि संभोग यानी कि बोल सकते हैं मैथ्यून निषेचन और गर्भावस्था का कारण नहीं बनते। हर एक संभोग, सभी संभोग, मतलब सभी मैथ्यून जो है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हुआ होगा। उसके आगे और देखें, एक शुक्राणु जोना पेलोसिडा के साथ संपर्क में आता है, यह झिल्ली में परिवर्तन को प्रेरित करता है जो अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को अवरुद्ध कर देता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि देखना, प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, कि जब एक बार इजैकुलेशन होता है तो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म आते हैं, मिलियन स्पर्म रिलीज किया जाता है, स्पर्म पर इजैकुलेशन। मतलब एक बार इजैकुलेट होते हैं तो 200 से 300 मिलियन का मतलब 20 से 30 करोड़ शुक्राणु आते हैं, 30 करोड़। अब देखो 20 से 30 करोड़ स्पर्म आ रहे हैं, मतलब क्या है, तो इस टाइम में क्या होगा, तो इस टाइम में केवल एक, ओनली वन स्पर्म, ओनली केवल एक स्पर्म ही क्या करेंगे, ओवम को फर्टिलाइज करेंगे, ओवम को फर्टिलाइज करेंगे, मतलब निषेचित करेंगे, निषेचित करेंगे, निषेचित करेंगे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 20 से 30 करोड़ स्पर्म में से भी 60% स्पर्म जो रहती है नॉर्मल शेप एंड साइज की रहती है, और जो 40% स्पर्म है क्या रहते हैं, वैग्रस मोटिलिटी, मतलब तेजी से गतिशील वाले भी स्पर्म रहते हैं। तो उसमें से है ना केवल एक ही स्पर्म क्या रहती है, फर्टिलाइज करती है, किसको, ओवम को फर्टिलाइज करती है। ठीक है, तो जैसे फर्टिलाइज करेगा तो ओवम में क्या रहती है, अलग अलग लेयर बनी हो रही थी। यहाँ पर तो सेकेंडरी oocyte है, मतलब द्वितीयक oocyte होती है। इसके बाहर की ओर में ऐसे नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा लेयर बोलते हैं ना। यहाँ से इसमें देखें, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जोना पेलोसिडा लेयर, पेलोसिडा लेयर। यहाँ पर रहते हैं ZP3, ZP3 रिसेप्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल पोल, एनिमल पोल, एनिमल पोल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़े रहते हैं कि वहाँ पर जर्म पोल रहती है, वहीं से पॉलन ग्रेन का जो पॉलन ट्यूब बनता है, वैसे ही यहाँ पर एनिमल पोल की तरफ से जो स्पर्म रहते हैं ना वो इंटर करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं कि स्पर्म है ना ओवम के अंदर में कौन से तरफ से प्रवेश करते हैं, तो एनिमल पोल की तरफ से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर ZP3 रिसेप्टर लगे रहते हैं, तो ये जूना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आती है, और इससे पहले इसके ऊपर में रहती है क्या, कोरोना रेडिएटा लेयर। यहाँ पर क्या है, ये कोरोना रेडिएटा लेयर है, रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा है ना, ये वाला में नहीं दिख रहे है ना, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, चूंकि देखो उसके कांटेक्ट में तो आ गया, अब कांटेक्ट में आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर
तो देख सकते हैं यहाँ से ZP3 रिसेप्टर के कांटेक्ट में आ रही है, ये स्पर्म जो है फर्टिलाइज करने के लिए एनिमल पोल की तरफ से एंटर करेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके हेड में रहती है एक्रोसोम। एक्रोसोम का लेयर रहता है, एक्रोसोम का लेयर जिसमें लाइटिक एंजाइम रहता है जो कोरोना रेडिएटर लेयर को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो यहाँ पर रहती है एक एंजाइम है ना, जिसका नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये एंजाइम जो रहती है हाइलुरिनिडेज एंजाइम जो रहती है, हाइलुरिनिडेज एंजाइम जो रहती है वो क्या करती है, ये कोरोना रेडिएटर लेयर को ना तोड़ती है, ब्रेक करने का काम करेगी, ब्रेक करेगी। और ये ब्रेक करने का काम करती है हाइलुरिनिडेज जो एंजाइम है, और कहाँ पर रहेगी वो, एक्रोसोम लेयर में रहती है। तब जाके वो उसको इंटर करता है, इंटर करती है मतलब यहाँ से, कहाँ से, ZP3 रिसेप्टर जो रहते हैं वहां से इंटर करने का काम करती है। और यहाँ पर क्या रहते हैं, दो प्रोटीन, मतलब देखो क्या होता है, सेम स्पीसीज का है कि नहीं करके रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, और एक होते हैं प्रोटीन और दूसरा होता है एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। मतलब फर्टिलाइजिंग प्रोटीन और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होते हैं। तो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन रहता है स्पर्म के हेड में, स्पर्म के हेड में, स्पर्म के हेड में, और फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है कहाँ पर, ओवम में, ओवम में। तो मतलब हम बोलेंगे कि दोनों जो होती है ना, ये रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज्ड करती है, रिकॉग्नाइज्ड करती है, मतलब सेम स्पीसीज का होना जरूरी। यहाँ पर ये स्पीसीज रिकॉग्नाइजेशन होता है, मतलब ह्यूमन के मेल स्पर्म ही ह्यूमन के फीमेल स्पर्म को ही फर्टिलाइज करते हैं। जिस प्रकार हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, मतलब पॉलन ग्रेन को तभी एक्सेप्ट करेगी स्टिग्मा जब उसी स्पीसीज के होंगे, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन रहती है, उन लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि स्पर्म जो रहती है वो है ना सेम स्पीसीज के है कि नहीं है, वो देखती है, तो है ना रिकॉग्नाइज करती है। और एक बात होती है स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, स्पीसीज, स्पीसीज स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब बोल सकते हैं जाति विशिष्ट होती है, मतलब पहचानती है ऐसा। तो ये जो रहती है ना, ये बात जो हम लोग पढ़े कि हम कोरोना रेडिएटर लेयर को भेजते हुए अंदर जाती है, फिर जूना पेलोसिडा के जैसे कांटेक्ट में आती है ना, तो जूना पेलोसिडा का लेयर का जो देखो ये वाले कलर में जो दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर में, वो बदल जाएगी, और वो बदल के क्या हो जाएगी देखते हैं हम लोग, है ना, वो उसको रेड कलर में, तो ये बदल जाती है, इसकी जो क्षमता होती है, मतलब ये जो झिल्ली की जो पोलरिटी है ना, वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो झिल्ली में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने की वजह से अतिरिक्त स्पर्म जो है या अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को अवरुद्ध कर देता है। मतलब ये है कि जब भी फर्टिलाइजेशन की घटना होगी तो केवल एक ही स्पर्म इंटर करती है, किसमें, ओवम के अंदर में, एक से ज्यादा स्पर्म इंटर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जैसे कोरोना रेडिएटर लेयर को भेजते हुए जैसे जोना पेलोसिडा लेयर में आती है, वो पूरा पूरा स्पर्म जो है इंटर कर जाती है, और उसके बाद में उसके झिल्ली में तुरंत ही क्या होता है, उसकी पोलरिटी में मतलब ध्रुवता में चेंजेस होते हैं, मतलब और कोई स्पर्म उसके बाद में इंटर नहीं कर पाएंगे, मतलब बोल सकते एक सख्त आवरण बना देती है। ठीक है, तो आगे और देखें, एक्रोसोम के स्त्राव शुक्राणु को जूना पेलोसिडा और प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से अंडे के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने में मदद करते हैं। यह द्वितीय कंडाणु के दूसरे अर्धसूत्री विभाजन को एक डिम ऊटिड और दूसरे ध्रुवीय शरीर का निर्माण करने के कारण बनता है। शुक्राणु और डिम के अगुणित नाभिक एक द्विगुणित युग्मनज बनाने के लिए एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ये बोले हैं, देखो इधर से समझना है कि जो स्पर्म जो रहती है, स्पर्म, ये स्पर्म है, तो इसमें रहती है इसके हेड में एक्रोसोम, एक्रोसोम लेयर है। तो ये एक्रोसोम लेयर क्या करती है, ये जो है ना ओवम, इसके कांटेक्ट में आ रही है, इसके कांटेक्ट में जैसे आएगी प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से अंडे के अंदर में, अब देखो ये पूरा का पूरा जो है अंडे के अंदर में, मतलब ये स्पर्म जो है पूरा का पूरा इंटर कर जाता है इसके अंदर में, और जैसे इंटर करता है तो हम जानते हैं यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte के
मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाती है। और इसको हम पहले भी जाने थे कि मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होता है, तो जानेंगे कि निषेचन के टाइम में, निषेचन के समय, निषेचन के बाद नहीं, निषेचन के समय क्या होती है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, निषेचन के टाइम में ऐसा होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि देखो इमीडिएटली जो रहती, अब देखो इसका तो न्यूक्लियस बना ही नहीं था, मतलब सेकेंडरी oocyte पूरी तरीके से मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं कर पाए थे। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होंगे तो oocyte बनेंगे, मतलब जो ओवम, एक्चुअल ओवम है वो बनेंगे, और उसके बाद में साथ साथ में सेकेंड पोलर बॉडी वगैरह भी का निर्माण होता है। इसको हम लोग आउटलाइन देखेंगे कि क्या क्या चीजें हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो है ना, इसको यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, है ना, उसको जानना है पहले। देखो यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो अब जानते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है, ओवम है, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पर स्पर्म आ रहा है, यहाँ पर एक्रोसोम का लेयर है। और जैसे ये ओवम के अंदर में, है ना, ये सेकेंडरी oocyte है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होंगे, इसके अंदर में पूरा का पूरा स्पर्म जो है ना, एनिमल पोल की तरफ से, ये भी याद रखना, एनिमल पोल, एनिमल पोल होती है, एनिमल पोल की तरफ से जो स्पर्म रहते हैं इंटर करते हैं, की तरफ से, है ना, याद रखना यहाँ पर, एनिमल पोल की तरफ से इंटर करते हैं, इंटर करते हैं। अब यहाँ पर होता है ZP3 रिसेप्टर, ZP3 जोना पेलुसिडा लेयर में, है ना, अलग अलग वो है रिसेप्टर, ZP3 जोना पेलुसिडा लेयर से होता हुआ इंटर कर दिया। इंटर करने के जस्ट बाद जैसे स्पर्म इंटर करता है तो क्या हो जाती है, यहाँ पर मियोसिस सेकेंड जो रहती है क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस सेकेंड क्या हो जाती है, कंप्लीट, मतलब यहाँ से क्या बन जाएंगे, तो यहाँ से बन जाएंगे पूरी तरीके से उसका स्पर्म जो रहता है जैसे इंटर करता है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से ओवम निर्माण होगा, मतलब सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही, या इसको हम लोग oocyte या अंडाणु भी बोलते हैं, oocyte बनेंगे। और यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगा, लेकिन सेकेंड पोलर बॉडी का काम नहीं है, ये क्या हो जाती है, डीजनरेट। लेकिन यहाँ पर जो oocyte बने हैं, इसका जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर स्पर्म के हेड के बाद में, यहाँ पर स्पर्म के हेड में ही क्या रहते हैं, ये स्पर्म का हेड है, इसके हेड में ही क्या रहते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो रहती है वो भी एन कंडीशन में रहती है, और ये oocyte का न्यूक्लियस है। और इन दोनों के न्यूक्लियस जब मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनगेमी, बोलते हैं सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब होगा n+n जब मिलेंगे तो सिनगेमी बोलेंगे। और सिनगेमी के बाद जब n+n मिलकर 2n हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, तो इसको हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। और यही जो 2n रहती है किसका निर्माण करती है, जाइगोट का निर्माण करती है, जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, है ना, ये स्पर्म है, स्पर्म के, है ना, यहाँ पर एक्रोसोम का लेयर रहती है, इसी हेड में ही रहते हैं क्या, तो इस हेड में रहती है, तो इस हेड में रहती है क्या, एक्रोसोम का लेयर, साथ में न्यूक्लियस भी इसी में रहते हैं। लेकिन एक चीज और जानते हैं, यहाँ पर मिडिल पीस जो था ना, मतलब मिडिल पीस जो रहती है स्पर्म के, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, और भी स्ट्रक्चर रहते हैं, वो सब डीजनरेट हो जाएंगे। तो जो मिडिल पीस के अंदर में एक चीज और है, सेंट्रियोल बोलते हैं जिसको, और इसका नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल। दो टाइप के सेंट्रियोल होते हैं, एक डिस्टल सेंट्रियोल, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब ये इसका काम हो जाता है क्या करना, तो ये स्टार्ट करवाती है, स्टार्ट, है ना, क्या करवाती है, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो विदलन शुरू करवाती है, ये क्या शुरू करवाते हैं, विदलन। तो विदलन शुरू करवाएगी, विदलन का मतलब होता है, अभी ये देखो एक सेल स्टेज है, मतलब एक ही सेल है, इसी के अंदर में 2n कंडीशन में यहाँ पर क्या है, जाइगोट। अब उसके अंदर में क्या होगा, विदलन शुरू होगा, मतलब विदलन का मतलब ये है कि ये सेल डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है क्लीवेज स्टार्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का कार्य, है ना, याद रखना, कार्य क्या करती है, विदलन शुरू करवाती है। विदलन का मतलब 2 सेल से 4 सेल, है ना, 1 सेल से 2 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड, 4 सेल्ड स्टेज, 4 से 8 सेल्ड स्टेज। तो अलग अलग कोशिकी अवस्था का निर्माण करती है कौन, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होती है, ये सभी। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज बता ही दिया, है ना, यहाँ पर रहती फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, फर्टिलाइजिंग
प्रोटीन रहती है और यहाँ पर रहती है क्या, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। दोनों क्या रहते हैं, दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब ये क्या होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, मतलब सेम स्पीसीज के स्पर्म एंड ओवम रहेंगे तभी जाके क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखें तो यहाँ पर देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाली बात है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन वगैरह में होंगे, तो उसको भी जानते हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम बाद में इम्प्लांटेशन होते हैं उसको। तो देखो यहाँ पर बना है क्या, जाइगोट, क्या बना है, जाइगोट। ये क्या है, जाइगोट है। जाइगोट का मतलब ये वन सेल्ड स्टेज है, सिर्फ एक ही सेल है, एक सेल। अब ये क्या करेगा, क्लीवेज जैसा होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब सेल डिवीजन होना शुरू होगा, और जब सेल डिवीजन होता है तो माइटोसिस प्रोसेस से होंगे, मतलब 2 की पावर n से क्या होंगे, डिवीजन होंगे। तो देखो 2 की पावर n मतलब सेल एक बार डिवाइड होगा तो 2 सेल बन गया, तो यहाँ पर देखो 2 सेल्ड स्टेज हो गई ये, है ना। तो यहाँ पर हम जानते भी हैं, पहले भी, है ना, क्या पढ़े हुए हैं, माइटोसिस मियोसिस जानते हैं क्या, कि जब भी मियोसिस होता है ना, तो 2 की पावर n, और मतलब माइटोसिस होता है तब माइटोसिस में 2 की पावर n वाला फार्मूला यूज होता है, जहां पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन होती है, मतलब कितने बार सेल डिवाइड करती है वो n बताती है। तो 2 की पावर n ही क्या करती है, डिनोट करती है, तो यही इसका फार्मूला है 2 की पावर n। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 2 की पावर 1 रहेंगे तो 2 सेल बन जाएंगे, 2 की पावर 2 रहेंगे तो 4 सेल बनेंगे, 2 की पावर 3 रहेंगे तो 8 सेल बनेंगे, 2 की पावर 4 रहेंगे तो क्या बनेंगे, 16 सेल बनेंगे, 2 की पावर 5 रहेंगे तो 32 सेल बनेंगे, 2 की पावर 6 रहेंगे तो 64 बनेंगे, 2 की पावर 7 रहेंगे 128 बनेगा, 2 की पावर 8 रहेंगे तो 256 बनेगा, 2 की पावर 9 रहेंगे तो 512 बनेगा, और 2 की पावर 10 रहेंगे तो 1024। ऐसे सेल बनते जाते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि यहाँ पर हम सेल कितना है उसके हिसाब से कितने बार माइटोसिस हुआ उसके नंबर को हम बता सकते हैं। जैसे मान लो 128 सेल है तो उसके लिए 7 n का नंबर जानना है, n का नंबर क्या है यहाँ पर 7, तो n 7 बार सेल डिवाइड हुआ है तब जाके 128 सेल का निर्माण हुआ है। मतलब सेल का जो निर्माण होता है वो ऐसे होता है माइटोसिस में, जबकि मियोसिस में 4 की पावर n से होती है। 4 की पावर n मतलब एक बार से 4 सेल बनते हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड 2 स्टेप में होती है, जबकि माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन एक स्टेप में होता है और पूरे सेल डिवाइड करते रहते हैं। मतलब देखो यहाँ पर 2 सेल है, अब दो सेल पूरा दोनों डिवाइड होंगे तो एक एक बार डिवाइड होगा, तो 2 से अपना अपना बनाएंगे तो 2 से क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 4 से बाद कितना बनेगा, 8 बनेगा, 8 के बाद में 16 बनेंगे, 16 के बाद में 32 बनेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेजेस आती है। तो इसमें देखो 16 सेल्ड स्टेज के बाद में यहाँ पर क्या बन जाती है, ब्लास्टोसिस्ट। और ये निषेचन के कितने दिन तक के बाद होता है, तो निषेचन के 5 से 7 दिनों के अंदर, निषेचन के मतलब निषेचन होने के, निषेचन हुआ कहाँ पर, एम्पुला स्थमक जंक्शन में निषेचन हुआ है, उसके 5 से 7 दिनों के अंदर मतलब 7 दिनों के बाद निरूपण या आरोपण बोलते हैं, आरोपण या निरूपण होता है। तो कहाँ पर निरूपण होता है, तो हम जानते हैं गर्भाशय के फंडस वाले रीजन में ज्यादातर होती है, फंडस रीजन या फंडस क्षेत्र में क्या होती है, निरूपण या आरोपण होती है। ठीक है, यदि मान लो वहां पर नहीं हुआ, गर्भाशय के फंडस रीजन ही क्या होती है, इम्प्लांटेशन का जगह है, यदि वहां पर नहीं हुआ तब क्या होगा, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है प्रेगनेंसी, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ये होती है कि अदर देन यूट्रस, ब्लास्टोसिस्ट इज इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस, मतलब ये होती है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बनी हुई रहती है ना, 32 सेल्ड स्टेज लगभग रहती है, ये 16 से 32 सेल्ड स्टेज वाली जो अवस्था जो है ना, यही ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है, और इसी का ही आरोपण होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो है जो गर्भाशय के अलावा, गर्भाशय मतलब यूट्रस के अलावा दूसरे भाग में या दूसरे जगह में क्या होना, इम्प्लांटेशन होना, निरूपण होना,
निरूपण होना क्या कहलाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। तो कभी कभी इसको सगर्भित गर्भता बोलते हैं, मतलब दूसरे जगह में क्या हो जाती है ना, इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हो सकती है? तो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो सकता है, और दूसरा कौन सा जगह में? सर्विक्स वाली जगह में भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो ये याद रखना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पर होती है। तो सीधा एक लाइन क्या याद रखेंगे कि गर्भाशय के अलावा यदि दूसरे जगह में निरूपण या आरोपण होती है तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जगह कहाँ है? तो फैलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स वाली जगह में कहीं इंप्लांटेशन हो गया तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। ठीक है, चलो इसके आगे और देखते हैं हम लोग। ये सब चीजें जो बन रही है, अलग अलग सेल्ड स्टेज जो रहती है, इन सबका नाम भी होता है मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला, और ये सब चीजें है ना, इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। युग्मनज जो होती है जाइगोट, गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए गर्भाशय के सक्रिय मार्ग से गुजरते समय समसूत्री विभाजन करती है, मतलब डिवीजन होना शुरू हो गई रहती है, 16 से 32 सेल्ड स्टेज तक हो जाती है, विभाजन से गुजरता है, और 2, 4, 8 और 16 पुत्री कोशिकाएं बनाता है, जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं ना, या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को मोरूला कहा जाता है। मोरूला का विभाजन जारी रहता है और वह ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि 8 to 16 सेल्ड स्टेज वाले को हम क्या बोलते हैं? तो इसका हम बोलते हैं मोरूला। मोरूला बोलेंगे। मोरूला के बाद में 16 से 32 सेल्ड स्टेज वाले को क्या बोलेंगे? ब्लास्टूला। इसको बोलेंगे हम लोग ब्लास्टूला। फिर इसके बाद 32 से 64 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रूला। और उसके बाद में 32 64 के बाद 64 से है ना कितने बन जाएंगे? सीधा सीधा 128। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है ना। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वही क्या होती है? अंतर रोपण होती है। मतलब इसमें पास निषेचन के 5 से 7 दिनों के अंदर में वहां पर निषेचन होना है। तो निषेचन होगा तो इसके लिए हमें कितने सेल्ड स्टेज की जरूरत पड़ेगी? 64 से 128 सेल्ड स्टेज रहेंगे। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात जाने हम लोग, क्या कि गर्भाशय के अलावा ये दूसरे जगह में आरोपण या निरूपण हो रहा है तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन सी जगह में? फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स वाली जगह में जब इम्प्लांटेशन होगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है, दूसरा क्या जाने कि ज्यादातर जो चांसेस रहते हैं इम्प्लांटेशन या निरूपण के वो होती है गर्भाशय के फंडस क्षेत्र में। यदि उसके अलावा दूसरी जगह में हो रही है फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स में तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना। दूसरा क्या जाने हम लोग कि मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला और ब्लास्टोसिस जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग सेल के स्टेज होते हैं। मतलब इतना सेल वाला स्टेज रहेगा है ना। 8 से 16 तो मोरूला बोलेंगे, यदि 16 से 32 हो गया तो ब्लास्टूला, फिर 32 से ज्यादा हो गया 32 से 64 गेस्टूला। तो अलग अलग स्टेज आते जाते हैं। और ये सब चीज हो रहा है ना, वो सब चीज क्लीवेज है। क्लीवेज का मतलब विदलन होती जाती है। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं ना। यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ सेल जो है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट की जो संख्या है, ब्लास्टोसिस्ट की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, की संख्या है ना बढ़ती है, संख्या बढ़ते जाती है, बढ़ती ब्लास्टोसिस्ट की संख्या, नंबर ऑफ सेल देखो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। नंबर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बढ़ते जा रहे हैं बट साइज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो है ना धीरे धीरे कम होते जाता है। मतलब एक्चुअल में देखो ये सभी जगह में डायग्राम में देख सकते हैं, सभी जगह में एक ही गोलाई दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर के जो सेल है ना वो अलग अलग है। देखो इसमें केवल एक ही सेल है, इसमें 2 सेल है, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, और ये ब्लास्टोसिस्ट में तो बहुत ज्यादा हो जाती है ना। मतलब 16 से 128 सेल हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो सेल अपने हिसाब से मतलब एक ही जैसे काम करते हैं उसके हिसाब से ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा है ना, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और भी बताया मैंने कि माइटोसिस जब भी होती है 2 की पावर n से चलती है, जहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन। मतलब हम बोलेंगे कि 128 सेल बनाना है तो हमें कितनी बार माइटोसिस करना पड़ेगा? तो 7 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि n की जगह में यहाँ पर क्या है 7, तो 7 बार माइटोसिस से 128 सेल बनते हैं, 8 बार माइटोसिस से 256 सेल बनते हैं, 9 बार माइटोसिस से 512 सेल बनते हैं। मतलब ये नंबर ऑफ माइटोसिस कितने हुए, समसूत्री विभाजन कितना हुआ उसकी संख्या को बताता है कौन? ये n, ये इसका फार्मूला है माइटोसिस का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा है ना। इसका आगे और देखें, निषेचन और आरोपण में देखें, ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर्स को एक बाहरी परत ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट से जुड़े हुए एक आंतरिक
कोशिका द्रव्यमान में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब देखो क्या हुआ, जब बहुत सारे सेल बने ग्रुप में तो क्या हुआ कि हम सेल को ना डिवाइड कर दिए। जो बाहर की ओर बनती है सेल उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल, और अंदर की ओर जो बनती है उसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास, मतलब आंतरिक कोशिका द्रव्यमान बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं देखो यहाँ पर जाइगोट से 8 सेल्ड स्टेज आया, फिर क्लीवेज हो ही रहा है, और क्लीवेज को प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करवाती है, ये बात मैंने बता दिया था। ठीक है, तो 8 सेल्ड स्टेज के बाद में जो ब्लास्टूला बना, ये ब्लास्टूला वाला जो स्टेज रहती है बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, हॉलो बॉल के जैसा, मतलब अंदर से खोखला हुआ बॉल। इसको क्रॉस सेक्शन यदि काट के देखेंगे तो देखो ऐसे दिखाई देती है, ब्लास्टोसील बनी हुई दिखाई देगी अंदर में, मतलब एक खोखला फुटबॉल जो रहता है, फुटबॉल बाहर से ऐसे बंद दिखाई देता है, और फुटबॉल में ऐसे डिब्बे 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 भी बने हुए रहते हैं, तो वैसे सेम दिखाई देता है कौन, ब्लास्टूला। तो इसको हम लोग बॉल लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बॉल लाइक होता है ये। तो कौन से स्ट्रक्चर बोलेंगे, तो ब्लास्टूला वाला जो स्टेज रहता है वो बॉल के जैसा दिखाई देता है, फुटबॉल। तो उसको जब हम काटेंगे तो अंदर से क्या दिखाई देगा, ये खोखला दिखाई देती है, और खोखला दिखाई देने के बाद में यहाँ से गैस्टुलेशन वाला स्टेज शुरू हो जाती है, और यहाँ से ना एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म ये सब चीज बनने लग जाते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हो रहा है तो बाहर की ओर में, बाहर की ओर जो सेल इकट्ठा होते जाते हैं इधर की ओर में ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल, ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है। और यही सेम जो ग्रुप है अंदर की ओर में भी रहते हैं, तो एक तरफ ऐसे इकट्ठा होने लग जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास, ICM, इनर सेल मास, मतलब आंतरिक कोशिका द्रव्यमान में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें ट्रोफोब्लास्ट परत आंतरिक कोशिका द्रव्यमान को पोषण देती है, साथ ही यह एंडोमेट्रियम में जुड़ जाती है। मतलब देखो ये है कि ट्रोफोब्लास्ट जो सेल रहती है क्या करती है, इनर सेल मास, मतलब इसको, ये जो यहाँ पर और भी बहुत सारे सेल का ग्रुप है, या इसको हम बोलेंगे क्या, ट्रोफोब्लास्ट है ना, इसको हम बोलेंगे इनर सेल मास का ग्रुप, और ये धीरे धीरे क्या होते जाता है, इसमें जुड़ते जाता है। तो इनर सेल मास में जैसे जुड़ते जाएगा तो ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल जो बाहर की ओर है ना, इसको क्या देगी, इनर सेल मास को क्या देगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, मतलब खाना देगी इसको। ठीक है, अब खाना दे देगी तो क्या होगा, ये जो लेयर रहेगी ना ट्रोफोब्लास्ट लेयर, चूंकि बाहर की ओर है, वही जाके इम्प्लांटेशन करेगी कहाँ पर, यूट्रस में। तो मतलब हम यहाँ पर यूट्रस बताए, तो यहाँ पर ऐसे ट्रोफोब्लास्ट सेल जो ऊपर की ओर है वही जाके इस फंडस रीजन में क्या होने वाली है, यहाँ पर जाके आरोपण होने वाली है फंडस वाली जगह में, किसके, यूट्रस के फंडस रीजन में ही क्या होते हैं, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन होने वाली है। तो यूट्रस के कौन से लेयर, यूट्रस में तो 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में, एंडोमेट्रियम लेयर में जाके क्या होती में है ना, निरोपण या बोल सकते इम्प्लांटेशन होते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब निरोपण, वहीं पर जाके धस जाती है वो, और यही कारण है वहां पर जब धसती है तो यही कारण है कि प्रेगनेंसी के टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर ही तो टूटती है हर बार में प्रेगनेंसी के, किसके टाइम में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में। तो जैसे प्रेगनेंसी होता है तो ये एंडोमेट्रियम लेयर में ही क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया है, इसकी वजह से वो लेयर टूटेगी ही नहीं। यही कारण है कि 9 मंथ तक के मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। इसको हम लोग इसके पहले वाले क्लास में बताया भी था मैंने कि एंडोमेट्रियम लेयर के टूटने से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ये बोला था। अब उसी में क्या हो गया, इम्प्लांटेशन, या बोल सकते उसी में आरोपण हो गया, निरूपण हो गया, तो इसकी वजह से वो एंडोमेट्रियम लेयर अब टूटेगी ही नहीं, तो 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं आंतरिक कोशिका द्रव्यमान, मतलब इनर सेल मास जो होती है 3 जर्म परतों, बाहरी एक्टोडर्म, मध्य मेसोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म में विभाजित किया जाता है। ये 3 स्तरीय संरचना गैस्ट्रुला भ्रूण बनाती है। मतलब देखो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जानते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो ये इनर सेल मास होती है ये ना जर्म लेयर बनाती है। जर्म लेयर का मतलब होता है इसी से सभी जो ऑर्गन्स होंगे उसका डेवलपमेंट होगा। जर्म सेल जिसको बोलते हैं जनन कोशिका, तो वैसे जनन परत होती है तो इसको जर्म परत या जनन परत या जर्म लेयर बोलते हैं। तो सबसे पहले बनने वाला जो जर्म लेयर है वो होती है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस से क्या होते हैं, सबसे पहला बनते हैं, फिर दूसरे नंबर में बनते हैं एक्टोडर्म बनती है, और तीसरे नंबर में जो बनती है वो बनती है मेसोडर्म। तो ये जर्म लेयर है। जर्म लेयर का मतलब इसी से सभी ऑर्गन डेवलप होने वाले हैं। तो ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एंडोडर्मिस जो रहती है, एंडोडर्म लेयर जो रहती है एंडोडर्मिस, वो कौन सा लेयर होती है, या पहले बनने वाला जर्म लेयर कौन है करके क्वेश्चन पूछते हैं, या पूछा भी गया है।
तो पहला बनने वाला जर्म लेयर कौन है? बनने वाला जर्म लेयर कौन होती है? तो होती है कौन? एंडोडर्मिस लेयर जो होती है पहला जर्म लेयर होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखें, यहाँ पर पूरा डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कैसे ये जो ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में जो है एंटर करती है। कहाँ पर? ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम वाला लेयर है, यूटेराइन म्यूकोसल सेल वहाँ यहाँ पर है, मतलब यूटेराइन का ये जो सेल है, यूटेराइन वॉल है, मतलब ये गर्भाशय की क्या है, ये एक कैविटी है, मतलब पूरा गर्भाशय को जूम करके दिखाए हैं, उसमें एंडोमेट्रियम लेयर को देखो दिखा रहे हैं। तो एंडोमेट्रियम लेयर में ही ब्लास्टोसिस्ट आके क्या हो रहे हैं? निरूपित हो रही है। तो एंडोमेट्रियम ग्रोस कवर एंड द सराउंडेड द एम्ब्रियो। तो उस टाइम में क्या होगा कि ये जो यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जैसे ये इधर से आरोपण मतलब धंसने की कोशिश करेगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है किसकी? ये ब्लास्टोसिस्ट की। क्या? कौन से सेल? ट्रोफोब्लास्ट सेल। ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है ना, वो अंदर की ओर इनर सेल मास, जो अंदर की ओर इनर सेल मास होते हैं, उसको न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करती है, साथ में ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल रहती है यही जाके एंडोमेट्रियम लेयर में धंस रही है। और जैसे एंडोमेट्रियम लेयर में धंसेगी तो एंडोमेट्रियम लेयर अपना ही पार्ट समझकर इसको कवर कर लेती है। तो देखो यहाँ पर इसका कवरिंग हो गया, है ना, मतलब अंदर में समा गए इसके, किसके? एंडोमेट्रियम लेयर के। ठीक है, तो इसको हम लोग डेसिडुआ, है ना, डेसिडुआ बोलते हैं। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिडुआ, डेसिडुआ पैराटेलिस, पैराटेलिस लेयर, डेसिडुआ पैराटेलिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, लगाव के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है और ब्लास्टोसिस्ट को कवर करती है, मतलब गर्भाशय की यही एंडोमेट्रियम जो लेयर है तेजी से विभाजित होगी और इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देगी। नतीजन ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है, इसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं? निषेचन एवं आरोपण या निरूपण पढ़ रहे हैं, इम्प्लांटेशन, तो उसी को बोल रहे हैं कि हम लोग इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब इम्बेडेड हो जाना, इम्बेडेड मतलब धंस जाना उसी में, किसमें? एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है किसके? यूट्रस की, उसी लेयर में क्या हो जाती है? धंस जाती है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इम्प्लांटेशन, इस प्रोसेस को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे और देखें, यहाँ पर पूरा ओवरऑल, है ना, डायग्रामेटिकली बताया गया है कि क्या क्या चीज हुआ। तो वन शॉट इसमें देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ से। तो है ना, यहाँ पर से सीधा बात करते हैं कि देखो इधर से ओवम आए और इधर से स्पर्म आया, दोनों मिले कहाँ पर? एम्पुला स्थमस जंक्शन में। तो देखो यहाँ पर एम्पुला स्थमस जंक्शन यहाँ पर है, ये एम्पुला स्थमस जंक्शन है, एम्पुला स्थमस जंक्शन, और दोनों में एक साथ जब पहुंचती है तभी जाके क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन होते हैं। एम्पुला स्थमस जंक्शन है ये जंक्शन, तब जाके फर्टिलाइजेशन हुआ। स्पर्म के केवल एक ही स्पर्म इंटर किए, स्पर्म इंटर करने के बाद में इसका म्यूसिस सेकंड कंप्लीट हुआ, म्यूसिस सेकंड कंप्लीट होते ही इस ओवम का एग रिलीज हुआ, उसका न्यूक्लियस रिलीज हुआ, स्पर्म का न्यूक्लियस रिलीज हुआ, दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने की वजह से जाइगोट बने, जाइगोट बनने की वजह से यहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होती है क्लीवेज स्टार्ट करवाती है, तो टू सेल्ड स्टेज बन जाती है जाइगोट के बाद में। और ये सब चीज होने वाली प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में ही हो रही है। तो ये क्लीवेज स्टार्ट होता है, क्लीवेज, क्लीवेज के बाद में 2 से 4, 4 से 8 सेल्ड स्टेज बनते जाते हैं। फिर उसके बाद में ये जब इम्प्लांटेशन होने के लिए जाता है, मोरूला स्टेज में आगे रहती है, मतलब 16 से 32 सेल्ड स्टेज में। तो यहाँ पर देखो यूट्रस वाले जगह में आ गई, यूट्रस वाले जगह में आने के बाद में यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बन गई, जहां पर आउटर की ओर में बनी हुई रहती है ट्रोफोब्लास्ट सेल, आउटर बनी हुई रहती है क्या? ट्रोफोब्लास्ट सेल, और अंदर की ओर बनी हुई रहती है क्या? इनर सेल मास जो रहती है अंदर बनी हुई रहती है, इनर साइड। तो ये दोनों बन गई और ब्लास्टोसिस्ट जो रहती है वहीं पर आरोपित हो जाती है, यहाँ पर फंडस वाले रीजन में, और यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट जो है क्या हो गई? इम्प्लांटेशन हो गया। मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला स्टेज के अलावा यहाँ पर कौन सी अवस्था में, मतलब कौन सा वाला जो रहता है पार्ट वो इम्प्लांटेशन करता है करके, तो ब्लास्टोसिस्ट वाला अवस्था जो होती है, ब्लास्टोसिस्ट को याद रखना है, वही वाला अवस्था क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है जाके। ठीक है, तो एक नज़र में यही बात है। इसके आगे और देखें, अब ये तो हम जान गए हैं ना कि इम्प्लांटेशन तो हो गया, मतलब निरूपण हो गए। तो निरूपण होने के बाद में क्या होती है? तो जैसे निरूपण होगा तो 9 मंथ के लिए क्या होती है? गर्भावस्था पीरियड होती है। मतलब ह्यूमन्स में बात करें हम तो गर्भावस्था का जो पीरियड रहता है ना, लगभग 9 मंथ का पीरियड रहता है, मतलब 9 महीने तक के गर्भ में शिशु का डेवलपमेंट होगा। तो इसको हम बोलेंगे गर्भावस्था। और गर्भावस्था के अंदर में ही विद इन 9 मंथ, 9 महीने के अंदर में ये भ्रूण का विकास कैसे होती है उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा यही है, तो इसको देखते हैं।
है ना। आरोपण के बाद में ट्रोफोब्लास्ट पर उंगली जैसे प्रवर्ध या कोरियोनिक विलाई दिखाई देते हैं। वे गर्भावस्था के ऊतकों और मात्र रक्त से घिरे रहते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर अलग अलग लेयर बनेगी, क्यों, क्योंकि इसको बहुत न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, डेवलपिंग चाइल्ड है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, उन सब स्ट्रक्चर को जानते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए ये एंडोमेट्रियम का जो लेयर था, यहाँ पर इसको जूम आउट करके देखो, जूम इन करके दिखाए हैं कि देखो अलग अलग ये तो है ना, क्या क्या बना इन सब के बारे में भी जानेंगे। लेकिन जो उंगली नुमा प्रवर्ध निकलती है ना, उसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। कोरियोनिक विलाई का मतलब उंगली नुमा प्रवर्ध ऐसे निकलेंगे और जाके ऐसे इम्बेडेड हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाली बात है, ये कोरियोनिक विलाई को यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली दिखाए हैं क्या, कि जो एंडोमेट्रियम, यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर है ये वाला, तो अंदर की ओर में ऐसे क्या बनाती है, ये बनाती है क्या, कोरियोनिक विलाई, और बाद में यही क्या बन जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाती है। तो देखो अम्बिलिकल आर्टरी भी यहाँ पर है, ये प्लेसेंटा होती है, यूट्रस एवं अम्बिलिकल कॉर्ड के बीच में यहाँ पर बनती है प्लेसेंटा, है ना। तो प्लेसेंटा भी कैसे बनती है उनके बारे में जानेंगे हम लोग। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है ना, बच्चे के नाभि से जुड़ी हुई रहती है, और अम्बिलिकल कॉर्ड यहीं पर कोरियोनिक विलाई, जिस प्रकार से एक रूट रहता है, रूट मतलब जड़ मिट्टी के अंदर में जाती है और ऐसे फैली हुई रहती है, मतलब जकड़े रहती है नीचे की ओर में, उसी प्रकार यहाँ पर कोरियोनिक विलाई जो होते हैं यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू देखो निकली हुई है, और निकली हुई है तो कहाँ पर जाके समाई हुई है, तो प्लेसेंटा में जाके समाई हुई है। और प्लेसेंटा जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड और यूट्रस के बीच का स्ट्रक्चर होती है। कौन, प्लेसेंटा, जो दोनों को जोड़ने का काम करती है। कौन, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा द्वारा ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो जानते हैं हम लोग, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, उंगली नुमा प्रवर्ध जो कोरियोनिक विलाई मिलती है ना, वो गर्भाशय के ऊतकों और मात्र रक्त से घिरे होते हैं। गर्भाशय के ऊतकों मतलब ये जो यूट्रस होती है उसके उसके ऊतक है यहाँ पर, वही प्लेसेंटा बनाई हुई है, उससे जुड़ी हुई रहेगी। और दूसरा मात्र रक्त, मतलब यहाँ से ब्लड वेजल्स आए हैं यूट्रस के द्वारा, और ब्लड वेजल्स अंदर आ रही है, किसके अंदर आ रही है, यहाँ पर अंदर आ रही है, किसके, इस डेवलपिंग चाइल्ड के। और इसका आना जरूरी भी है, क्यों, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन जब तक नहीं आएंगे तो ब्लड के थ्रू ही तो क्या होता है, पोषण या न्यूट्रिशन आते हैं। तो न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड कर पाएगा, ऐसे ले जाके परोस के थोड़ी दे देंगे इसको ब्लड के थ्रू ही आना पड़ेगा। तो ब्लड के थ्रू आने के लिए इस प्लेसेंटा के माध्यम से, यूट्रस से होता हुआ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से होता हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ आर्टरी और वेन के अंदर से होते हुए आएंगे यहाँ पर, तब जाके इसको न्यूट्रिशन मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर और देखें, यहाँ पर अलग अलग और मेम्ब्रेन होती है, जैसे कोरियोन मेम्ब्रेन हो गया, है ना, यूट्रस तो बता ही दिया, यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड, ये पूरा है। और इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर भरे हुए रहते हैं क्या, ये जो यूट्रस रहते हैं, मतलब ये जो प्लेसेंटा रहती है, ये वाला भाग प्लेसेंटा है ये वाला, और इसके बाहर वाला भाग, ये वाला भाग तो क्या है, ये यूट्रस है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर, इसके बीच वाला भाग प्लेसेंटा, और उसके जस्ट नीचे में एक यॉक सेक की मेम्ब्रेन रहती है। और यॉक सेक के मेम्ब्रेन के अलावा दूसरा कोरियोन वाला मेम्ब्रेन रहता है, तीसरा एमनियोन मेम्ब्रेन होते हैं। देखो अलग अलग मेम्ब्रेन को लेयर बाय लेयर अलग अलग कलर में दिखाया गया है ना। तो इसको भी देखते हैं। सबसे आउटर लेयर में जो प्लेसेंटा बनी हुई है, यहां से यहां तक प्लेसेंटा बनी हुई है, और इसी प्लेसेंटा के अंदर में ये जो है ना, ये ऐसे ट्री में जैसे जड़ रहते हैं ना, उसी हिसाब से यहाँ पर देखो आई हुई है, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं इसी को। तो ये कोरियोनिक विलाई है, देखो यहाँ पर कोरियोनिक विलाई। इस कोरियोनिक विलाई के जस्ट बाद में ये है यॉक सेक। यॉक सेक किसको बोलते हैं, जैसे अंडे के, जैसे अंडा जानते हो ना, मुर्गी का अंडा, उसको जब तोड़ते हैं तो ये अंदर में जो येलोइश बॉडी निकलती है, मतलब येलो कलर की, वैसी यॉक सेक रहती है, इसमें भी मेम्ब्रेन होती है वो भी। दूसरा एमनियोन मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जस्ट ये यूट्रस के, मतलब यूट्रस के सबसे लास्ट में है, जबकि ये भ्रूण की तरफ से वो क्या है, पहला मेम्ब्रेन। तो हम बोलेंगे इसको पहला मेम्ब्रेन बोलेंगे एमनियोन को, दूसरा बोलेंगे कोरियोन, और तीसरा होता है एक एलेंटोइस होता है, एलेंटोइस मेम्ब्रेन होते हैं, एलेंटोइस मेम्ब्रेन। तो एलेंटोइस मेम्ब्रेन जो रहती है वो तीसरे नंबर की होती है, और चौथे नंबर में होती है कौन, यॉक सेक। तो यॉक सेक की मात्रा बहुत कम रहती है, बहुत छोटा सा रहता है। बाकी हम बात करते हैं एमनियोन मेम्ब्रेन की। तो एमनियोन मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर में रहती है यहाँ पर भाई एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी फ्लूइड में ये बच्चा क्या रहता है, तैरते रहता है, मतलब इसी फ्लूइड के अंदर में डेवलप होगा इसका। एमनियोन के अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड है, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर करके निकाल कर एमनियोसेंटेसिस किया जाता है ना। अगले वाले जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भी
एमनियोसेंटेसिस करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर, जिससे भ्रूण का लिंग परीक्षण होता है। भ्रूण का लिंग परीक्षण मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं परीक्षण, है ना, कैसे कर सकते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये गैर कानूनी है, इसको नहीं किया जाता। लेकिन भ्रूण का परीक्षण करना है, लिंग का परीक्षण के डेवलपमेंट होने वाली जो भ्रूण है वो गर्ल है कि बॉय है, तो उसके लिए हम लोग भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जा सकता है, किसके द्वारा, एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना, कौन कौन सी मेम्ब्रेन है और कैसे लेयर बाय लेयर इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। बहुत सारे मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है ये, तभी तो देखिए जब प्रसव होगा उस टाइम में पूरा लेयर बाय लेयर झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड पूरा बाहर हो जाते हैं, प्लेसेंटा सब चीज बाहर हो जाती है इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। इसके आगे और देखें, है ना, इसके बाद में और है, प्लेसेंटा बनाने के लिए कोरियोनिक विलाई और गर्भाशय के ऊतकों को आपस में जोड़ा जाता है। प्लेसेंटा भ्रूण को और मातृ शरीर के बीच एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अब प्लेसेंटा के बारे में जानते हैं कि प्लेसेंटा क्या है। तो प्लेसेंटा में पहला लाइन क्या लिखा है, देखो, प्लेसेंटा बनाने के लिए कोरियोनिक विलाई, ये कोरियोनिक विलाई है, और गर्भाशय के ऊतकों को आपस में जोड़ा जाता है। ये देखो यूट्रस का ये वाला जो कलर है ये क्या है, यूट्रस, और ये वाला क्या है, ये जो है ना रूट के जैसे जो दिखाई दे रहा है क्या है, ये है कोरियोनिक विलाई। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई और ये जो यूट्रस का जो है ना, ये दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो दोनों जोड़ती है किसको, प्लेसेंटा को। तो ये प्लेसेंटा इनसे ही बना रहता है। तो याद रखना प्लेसेंटा जो रहती है ना वो सिर्फ और सिर्फ यूट्रस के ऊतकों से नहीं बनती, वो बनी हुई रहती है यहाँ पर भ्रूण के ऊतकों से भी बनी है। क्यों, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ से आता हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आता हुआ कोरियोनिक विलाई भ्रूण का पार्ट होता है, जबकि यूट्रस जो होती है मातृ कोशिकाओं का मतलब मातृ मदर का पार्ट होती है। तो दोनों के बीच में क्या करती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बनाने का काम करती है। कौन, ये जो प्लेसेंटा होती है वो, ठीक है। प्लेसेंटा के कार्य वगैरह के बारे में बात करते हैं। प्लेसेंटा एक गर्भनाल द्वारा भ्रूण से जुड़ा हुआ रहता है, भ्रूण से पदार्थों को पहुंचाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल इमेज वगैरह की बात करते हैं तो जैसे प्रेगनेंसी होता है तो उस टाइम में इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो बच्चा रहता है ना एंटीरियो पोस्ट मतलब ये जो रहते हैं ओसिपिटो एंटीरियर कंडीशन में रहते हैं, मतलब ये है कि इसका जो हेड रहता है ना नीचे की ओर रहता है, कभी कभी ये बच्चा घूम भी जाता है ना, वो अलग चीज है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ये जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, इस अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ क्या होता है, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, है ना, जो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई रहती है। तो प्लेसेंटा से गर्भनाल द्वारा भ्रूण से जुड़ा रहता है ना, प्लेसेंटा एक गर्भनाल द्वारा भ्रूण से जुड़ा रहता है, या भ्रूण से पदार्थों को पहुंचाते रहता है, मतलब ये है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट वगैरह हो गया, हार्मोन, ये सब चीज जो है यहीं से आदान प्रदान होते रहता है, ठीक है। वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर फ्रॉम दी बेबी, तो ये सब चीज बच्चों में जो बनती है, बच्चों के अंदर में क्या वेस्ट मटेरियल वगैरह जो बनते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो सब चीज जो है ना वेन्स के थ्रू बाहर होते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसका आगे और देखें, प्लेसेंटा के कार्य जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा के कार्य जो है भ्रूण और माँ के बीच बैरियर का काम करती है, भ्रूण को माता से O2 पोषक तत्व आदि की आपूर्ति करती है ना, मतलब वो जिस प्रकार से मिट्टी जो रहती है ना, मिट्टी जैसे जड़ जो रहती है मिट्टी के अंदर इम्बेडेड होती है, ऐसे मिट्टी से ही क्या लेते रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, मतलब न्यूट्रिशन पोषक तत्व और वाटर वगैरह सब लेते रहते हैं। उसी प्रकार जैसे कोरियोनिक विलाई के माध्यम से जैसे ऐसे पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड गया रहता है किसमें, प्लेसेंटा के अंदर में, देखो रूट के जैसे दिखाई दे रही है ना, कोरियोनिक विलाई होती है और इसी से न्यूट्रिशन मिलते रहता है, मतलब एक्चुअल में न्यूट्रिशन दे रही है कौन, प्लेसेंटा। मतलब जिस प्रकार मिट्टी जो रहती है वो है ना न्यूट्रिशन देती है किसको, ट्री को, वैसे ही प्लेसेंटा न्यूट्रिशन देते हैं किसको, इस डेवलपिंग चाइल्ड को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। और आगे देखें, भ्रूण से CO2 और उत्सर्जन अपशिष्ट को हटा देते हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है ना। देखो क्या होती है, इसका दो काम होते हैं, एक न्यूट्रिशन भी देना, ठीक है, और दूसरा क्या करना, तो यहाँ से प्लेसेंटा के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ दो चीज जाती है, एक जाती है क्या, एक जाती है आर्टरी और एक जाते हैं क्या, वेन, क्योंकि आर्टरी और वेन होती है। तो यहाँ पर ना कहानी उल्टी है, कैसे, तो यहाँ पर की कहानी में जानते हैं हम लोग कि आर्टरी जो रहती है ना जनरली क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं तो ऑक्सीजन देती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है क्या, कि वेस्ट वगैरह जो होते हैं, वेस्ट या बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
इसको कौन लेती है, आर्टरी जो है बाहर करती है, जबकि वेन जो है ना क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड एंड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय वेन्स एंड आर्टरी एंड वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय आर्टरी। तो यहाँ पर कहानी उल्टी है, जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि है ना आर्टरी के द्वारा ही तो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन दोनों के पास है, बस मात्रा कम रहती है ना यहाँ पर। तो ये दोनों बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि वेन द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि आर्टरी द्वारा वेस्ट और CO2 को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लेसेंटा होती है ना, वो प्लेसेंटा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करती है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में भी काम करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसको बोलेंगे, तो जो हार्मोन रिलीज करती है, तो हार्मोन रिलीज करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो हार्मोन रिलीज जब करती है तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रसव के टाइम में ही प्लेसेंटा बनते हैं, इसलिए प्रसव के समय ही ये हार्मोन रिलीज करते हैं, मतलब पूरे प्रेगनेंसी के टाइम में ये क्या करती है, ये हार्मोन रिलीज करते रहती है। तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है जानते हैं। तो पहला हार्मोन HCG हार्मोन रिलीज करती है, दूसरा HPL हार्मोन करती है, तीसरा रिलैक्सिन हार्मोन करती है, चौथा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड दूसरा पांचवा क्या, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन। तो टोटल ये कितने हार्मोन रिलीज करती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा 3 हार्मोन रिलीज करते हैं बेसिकली, है ना, मेजर। और ये सब हार्मोन तो पहले ही सीक्रेट होते रहते हैं। तो प्लेसेंटा का कार्य कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे। तो HCG HPL रिलैक्सिन, तो HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और दूसरा HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और तीसरा रिलैक्सिन। तो इन तीनों के काम भी जानते हैं हम लोग। तो HCG जो हार्मोन रहती है ना, ये क्या होती है, तो ये जो रहती है ब्लड में मिलती है, और ब्लड से मिलते हुए वो फिल्टर होने के लिए जाती है, फिल्टर होती है कहाँ पर, किडनी में, और किडनी से होता हुआ यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, यूरिन। और यूरिन का जब टेस्ट करते हैं ना, तो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। तो यूरिन टेस्ट करने से प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं। तो प्रेगनेंसी किट आती है, उसमें यूरिन को यदि डालेंगे कुछ बूंदों को, तो यहाँ पर वो डबल लाइन ऐसे टाइप का वो रहती है, यहाँ पर यूरिन को डालने पर यहाँ पर ऐसे डबल लाइन जब दिखाई देता है, तो वो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। मतलब ये है कि किडनी से होता है, यूरिन के थ्रू से बाहर होते हैं, तो प्रेगनेंसी को टेस्ट करने का एक माध्यम है। तो उसमें क्या रहती है, एक्चुअल में HCG हार्मोन की वजह से ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो HCG हार्मोन को रिलीज कौन करती है, तो प्लेसेंटा स्त्रवित करती है, इसको प्लेसेंटा द्वारा स्त्रवित होती है कौन, ये HCG हार्मोन। दूसरा HPL हार्मोन, तो इसका काम क्या है, तो इसका काम भी देखते हैं HPL का। तो इसका काम होता है, ये ब्रेस्ट पे जाती है, ब्रेस्ट में, और यहाँ पर मिल्क सिंथेसिस करवाने का काम करती है। मिल्क सिंथेसिस हुआ रहेगा तो तभी तो मिल्क इंजेक्शन होगा आफ्टर प्रसव, मतलब प्रसव के बाद में क्या मिल्क को बाहर भी करना है, तो उसके पहले तो मिल्क को बनाना पड़ेगा। तो मिल्क दुग्ध निर्माण करवाने के लिए HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो होती है, वो मिल्क सिंथेसिस करवाने ब्रेस्ट पे जाती है, दोनों ब्रेस्ट में, और काम करती है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा काम है किसका, रिलैक्सिन। तो इसका भी काम देखते हैं रिलैक्सिन का। तो रिलैक्सिन का काम इधर देखें, तो ये क्या करती है, प्रसव के समय संकुचन करवाती है। मतलब ये क्या करती है, शिथिलन, मतलब संकुचन कराएगी, किसको, संकुचन कराती है। तो संकुचन किसको कराएगी, तो संकुचन कराने का काम किसका रहता है, मतलब कहाँ पर को कराती है, तो मायोमेट्रियम लेयर को, मायोमेट्रियम स्तर में प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला करेगी। मतलब संकुचन का मतलब ये है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस होते हैं ना, वहां पर सिम्फाइसिस, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस का मतलब ये है कि 2 बोन, पेल्विक बोन है, ऐसे जुड़ी हुई रहती है, उसको रिलैक्स करती है, ऐसे ओपन करने का काम करती है। तो जैसे ये ओपन होगा, रिलैक्स होंगे, इधर इधर ऐसे शिफ्ट होंगे, तो इसकी वजह से बच्चा जो है ऐसे बाहर आएगा। मतलब ये है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को ना क्या करते, लूज कराने का काम करते, लूज मतलब ढीला कराने का काम करती है। दूसरा संकुचन कराती है, वही बता दिया, मायोमेट्रियम स्तर पर ही ऐसे खिंचाव लेके आएगी, और इसी की वजह से प्रसव पीड़ा होना शुरू होता है, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। तो रिलैक्सिन हार्मोन का काम है
प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला करना, और प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला करती है, ठीक है, प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होती है, लेकिन उसके अलावा जो ओवरी रहती है ना, ये भी रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ये लाइन एनसीईआरटी ने अलग से लिखा है, तो इसको पूछने के चांस है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कौन? रिलैक्सिन हार्मोन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय ओवरी, अंडाशय द्वारा भी रिलीज किया जाता है। अभी तक हम ये जानते रहे होंगे कि ओवरी जो रहती है किस कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, तो ओवरी के द्वारा ना सिर्फ दो हार्मोन के बारे में हम सुने रहे होंगे, एक थीका इंटरना सेल जो रिलीज करती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, जबकि कार्पस ल्यूटियम जो रहती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है। ये बात हम जानते थे, लेकिन आज एक बात और जाने कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में या गर्भावस्था के टाइम में रिलैक्सिन हार्मोन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी, या बोल सकते हैं हम लोग अंडाशय द्वारा सीक्रेट होती है रिलैक्सिन हार्मोन। तो इसको भी जानना है हमें। तो क्या केवल प्लेसेंटा ही रिलैक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अंडाशय भी किसका स्त्रवण करती है? रिलैक्सिन हार्मोन का। एनसीईआरटी ने अलग से लिखा है, यहाँ पर वाली लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे कि रिलैक्सिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो ऑप्शन देंगे प्लेसेंटा, तो सबको प्लेसेंटा जनरली याद रहती है, क्योंकि ये तीनों हार्मोन का नाम याद किए रहते हैं, एससीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, लेकिन न रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय द्वारा भी रिलीज होती है, ये बात भी जानना है हमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आएगा प्लेसेंटा के कार्य क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होती है। लेकिन ऑप्शन में यदि छांटने के लिए आएगा तो हम ये तीन हार्मोन को मेजरली जानते हैं, सीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, लेकिन इसके अलावा ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज करती है। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ओवरी के द्वारा क्या रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जो होती है वही प्रोजेस्टेरॉन जो है रिलीज करती है। लेकिन प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले तक ओवरी ही सीक्रेट करते रहती है ना, क्या? प्रोजेस्टेरॉन। मतलब प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले तक, प्रेगनेंसी के 3 महीने तक, मतलब 3 मंथ तक यही सीक्रेट करते रहती है। मतलब उस टाइम में प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल रहता है ना प्रेगनेंसी के टाइम में, वो बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ओवरी ही क्या करते रहती है? इसको, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते रहती है। लेकिन आफ्टर 3 मंथ, है ना, 3 मंथ के बाद में प्लेसेंटा भी क्या रिलीज करने लग जाती है? प्लेसेंटा भी क्या रिलीज करने लग जाती है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करने लग जाती है, ताकि प्रेगनेंसी जो है क्या रहे? प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, मेंटेन करने के लिए। और यदि ये मेंटेन नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी डिले हो जाएगी, मतलब प्रेगनेंसी जो है एबॉर्शन हो जाएगा। मतलब तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के होने की वजह से ही प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। तो ओवरी जो रहती है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम कितना ही काम करेगा, कार्पस ल्यूटियम कितना भी काम कर ले, लेकिन जब ये ज्यादा सीक्रेट करेगी, है ना, तभी जाके प्रेगनेंसी मेंटेन रहेंगे। तो उसको ज्यादा सीक्रेट करने के लिए आफ्टर 3 मंथ कौन रिलीज करती है? तो प्लेसेंटा रिलीज करती है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ज्यादा होना ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। यदि ये कम हो गई, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो गई, हार्मोन कम हो गई, तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे? तो इसकी वजह से एबॉर्शन हो जाती है, एबॉर्शन। यही कारण है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले जो हार्मोन है, कौन? ये जो प्रोजेस्टेरॉन, उसको हम लोग एंटी एबॉर्शन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगले वाले पेज में लिखेंगे, है ना, एंटी एबॉर्शन हार्मोन के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड, है ना, एंटी एबॉर्शन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज कॉल्ड एंटी एबॉर्शन हार्मोन, एंटी एबॉर्शन हार्मोन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वाला बात क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एबॉर्शन हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये 2 जगह से स्रावित होती है। पहला तो, है ना, ओवरी करते ही है, कार्पस ल्यूटियम की वजह से वो क्या होती है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होते ही हैं। बाद में प्लेसेंटा द्वारा भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज किया जाता है, और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो रहती है वही क्या करती है? प्रेगनेंसी को पूरे 9 मंथ तक मेंटेन करके रखती है। यदि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं? उसकी वजह से फिर गर्भावस्था डिले, मतलब वो एबॉर्शन हो जाती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो ये बात याद रखना कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज कॉल्ड एंटी एबॉर्शन हार्मोन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आया होगा। इसके आगे और देखते हैं, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान मातृ रक्त में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि हार्मोन भी बढ़ जाते हैं, है ना। क्योंकि देखो क्या होते हैं, अब यहाँ पर डबल बॉडी का स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। मतलब बॉडी जो होती है यहाँ पर
एक से क्या हो जाती है, दो, एक मदर और दूसरा क्या, चाइल्ड। तो इन दोनों के अंदर में बहुत सारे बायोलॉजिकल जितने भी फंक्शन हैं उनको लगातार सही सुचारू रूप से चालू करने के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अलावा कॉर्टिसोल हार्मोन भी रिलीज होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन भी रिलीज होती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरत है। कार्टिसोल हार्मोन कहाँ से रिलीज होती है इसको बताना है कमेंट करके, है ना। इसके बारे में हम लोग जब एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े रहते हैं तो कार्टिसोल के बारे में पढ़े रहते हैं, ठीक है। इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, कार्टिसोल इज कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। और कहाँ से रिलीज होती है इसको बताना है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो रहती है ये कहाँ से सिक्रेट होती है, तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होती है। प्रोलैक्टिन का काम होता है मेमोरी ग्लैंड में जाना और मिल्क सिंथेसिस करवाना। तो एचपीएल के साथ साथ में ये क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिलकर, दोनों मिलकर क्या करती है, मिल्क सिंथेसिस कराती है। तो मिल्क सिंथेसिस होगा तभी तो मिल्क इजेक्शन होगा आफ्टर पार्चुरेशन, मतलब प्रसव के बाद में, ठीक है। तो ये बात समझ आएगा मेरे ख्याल से। उसके आगे और देखें, वे भ्रूण के विकास में मां में चयापचय मतलब उपापचय मेटाबॉलिज्म परिवर्तन का समर्थन करते हैं और गर्भावस्था को बनाए रखते हैं। मतलब गर्भावस्था के टाइम में बहुत सारी चीजें चाहिए, हेल्दी न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए, है ना। उसके अलावा हार्मोन का बैलेंस भी होना जरूरी है, तभी जाके चाइल्ड जो है पूरी तरीके से डेवलप हो पाएगा सही से, ठीक है। तो ये जानते हैं हम लोग। यहाँ पर एक हम डायग्राम देख सकते हैं, इसमें कैसे जुड़ी हुई रहती है, कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं बहुत सुंदर ही दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। जिस प्रकार से एक रूट जुड़ा हुआ रहता है किसमें, सॉइल में, वैसे ही यहाँ पर कोरियोनिक विलाई, इसको हम बोलते हैं, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो इसका जो ये टर्मिनल एंड रहता है यहाँ पर रहता है कोरियोनिक विलाई है, ये विलाई रूट के जैसा रहती है। और रूट जैसे न्यूट्रिशन खींचता है ना, मतलब न्यूट्रिशन वाटर को जैसे खींच के ऊपर की ओर लेके जाती है, वैसे ही इस विलाई के माध्यम से न्यूट्रिशन, या विलाई से ही होता हुआ यहाँ पर आया हुआ रहता है आर्टरी और वेन, इसके द्वारा न्यूट्रिशन मिलते रहते हैं बच्चे को, ठीक है। ये फीटस है, यूट्रस। और ज्यादातर कंडीशन में ये जो बच्चा रहता है ना, इसका हेड जो रहता है नीचे की ओर ही रहते हैं, कभी कभी उल्टे भी हो जाते हैं क्योंकि ये घूमते रहते हैं यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड में, इधर उधर घूमते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे फंस सकते हैं, ठीक है। उसके आगे और देखें, जर्म पड़ते सभी उत्को अंगों को जन्म देती है। मतलब ये बोल रहा है कि जो जर्म लेयर बने थे, कहाँ से बने थे, इनर सेल मास वाली जो सेल थी यही जर्म लेयर बनाती है। कौन कौन सी, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म फर्स्ट फॉर्म जर्म लेयर, ये पहले बनने वाली फर्स्ट फॉर्म। यूनिट में पूछा भी गया है कि फर्स्ट फॉर्म जर्म लेयर कौन होती है, तो फर्स्ट फॉर्म जर्म लेयर मतलब होती है कौन, एंडोडर्म। उसके बाद दूसरे बनते हैं क्या, एक्टोडर्म बनती है। फिर तीसरे नंबर में बनती है क्या, मेसोडर्म। तो यहाँ पर मेसोडर्म जो है ना तीसरे नंबर में बनती है, हालांकि ये बीच में रहती है लेकिन तीसरे नंबर में वो बनती है। तो आईसीएम जो रहती है, इनर सेल मास, वही ये तीनों जर्म लेयर को बनाती है। और मैं पहले बताइए, ये तीनों जर्म लेयर मिलकर ही ना पूरे ऑर्गन्स को बनाते हैं, जितने भी ऑर्गन है उनको बनाने का काम इनका ही रहता है, जर्मिनल लेयर का, ठीक है। तो आंतरिक कोशिका द्रव्यमान इनर सेल मास में स्टेम कोशिकाएं होती है। अब देखो इसमें बनाएगी कैसे, जर्म लेयर का मतलब जनन स्तर, जनन का मतलब जो जन्म देती है, तो जनन स्तर बनाती है कौन कौन, तो यहाँ पर रहती है एक स्पेशल सेल का नाम है क्या, स्टेम सेल। तो स्टेम सेल के अंदर इतनी एबिलिटी है कि सभी उत्कों और अंगों को जन्म देने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर याद रखना, स्टेम सेल को याद रखना, स्टेम सेल जो रहती है ना, जैसे प्लांट्स में होता है हर एक पार्ट से नए प्लांट बन सकते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्टेम सेल के अंदर इतनी पावर, इतनी कैपेसिटी है कि ये पूरे ऑर्गन्स को बना सकती है। कैपेसिटी इतनी है कि ऑर्गन डेवलप करती है, कौन, स्टेम सेल रहती है। और इनर सेल द्रव्यमान के अंदर में ही रहती है ये सेल। तो इसी की वजह से ये सब जर्म लेयर बनते हैं, और जर्म लेयर अलग अलग चीजें बनाती है, जैसे एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म से अलग अलग जगह जब हम ओरिजिन पढ़ते हैं कोई भी चीजों का, जैसे हम लोग हार्ट पढ़ते हैं या ब्रेन पढ़ते हैं या कोई भी अदर ऑर्गन पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका करके, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इसके आगे और देखें, मानव गर्भावस्था की अवधि जो रहती है 9 मंथ रहती है ना, पहले से जानते हैं। और है ना, इससे पहले वाले क्लास में पढ़े भी थे कि गर्भावस्था का जो पीरियड आता है, मतलब प्रेगनेंसी का जो टाइम रहता है वो कितने टाइम तक रहता है, 9 मंथ तक रहती है। और अलग अलग के लिए और भी यहाँ पर बताए हैं, है ना, इसको भी देख लेना है क्योंकि मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में देंगे तो हालत खराब हो जाता है। तो बिल्लियों के लिए 2 मंथ का लगभग रहता है, कुत्तों के लिए 2 महीने का, और हाथी के लिए लगभग 21 महीने, सबसे ज्यादा रहती है इसमें लगभग 2 साल का रहता है यहाँ पर ड्यूरेशन। जबकि इनके लिए क्या रहते हैं, कम समय रहती है। जबकि ये जो रहते हैं ना एक्चुअल में नॉन प्राइमेट्स होते हैं, इन लोग नॉन प्राइमेट्स, और इनके अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, यहाँ पर चलती है एस्ट्रस साइकिल। इसके पहले वाले क्लास में मैं बताया था, मतलब इन लोग सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, सीजनल
सीजनल ब्रीडर, मतलब समय आने पर ही ब्रीडिंग होता है इसमें। और प्रेगनेंसी का पीरियड, चूंकि प्रेगनेंसी पीरियड है तो ये भी जानना है कि इन लोग सीजनल ब्रीडर होते हैं, ठीक है। जबकि ह्यूमन जो रहती है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी वजह से इन लोग क्या होते हैं, इन लोग हर टाइम, मतलब इसमें ब्रीडिंग सीजन हो सकते हैं, इसमें सीजनल ब्रीडर की जरूरत नहीं है। ब्रीडिंग एट ऑल टाइम, ऑल टाइम मतलब कोई भी समय में ब्रीडिंग हो सकती है, तो ये समय याद रखना है, इस टाइम को याद रखना। 9 मंथ का होता है ह्यूमन फीमेल में, जबकि ये कैट वगैरह, बिल्ली में 2 महीने, कुत्ते में 2 महीने, हाथी में है ना कितना महीना, 21 महीने तक होता है, ठीक है। इसके आगे और देखें। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में परिवर्तन, तो अलग अलग है ना चेंजेस आती हैं, विदिन अ 1 मंथ में क्या होती है और ये सब में क्या क्या होती है, तो उसको भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, है ना। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ में क्या क्या हुआ, थर्ड मंथ में क्या हुआ। उसके अलावा मैच कराने के लिए देते हैं कि फर्स्ट मंथ में कौन कौन से ऑर्गन बने, है ना, वैसे भी क्वेश्चन देंगे। तो अलग अलग जो चीज़ होती है, या ट्रू फॉल्स में देंगे कौन से सही कौन से गलत, तो अलग अलग वेरिएशन होती है क्वेश्चन पूछने के। तो यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनको जानना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो होगा परिवर्तन में, पहला देखते हैं कि 1 मंथ, 1 महीने के अंदर में, विदिन 1 मंथ क्या होंगे, 1 महीने के अंदर में ह्यूमन हार्ट बनते हैं, ह्यूमन हार्ट। तो ये हार्ट जो रहती है फर्स्ट डिफरेंशिएटेड ऑर्गन या फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन बोल सकते हैं, फंक्शनल ऑर्गन। 1 महीने के अंदर में पहले बनने वाला जो रहता है ह्यूमन हार्ट ही रहती है। और ये जो रहती है फर्स्ट फंक्शनल भी है, फर्स्ट डिफरेंशिएटेड भी है, मतलब पहले बार बनती भी है और पहले यही बनती है और यही काम करना भी शुरू कर देती है, कब, 1 महीने के अंदर में ही, ठीक है। सेकेंड मंथ में क्या बनते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का विकास होता है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का मतलब, पहले बात तो ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गेनाइज होने से पहले ऑर्गन बनना पड़ेगा। तो ऑर्गन बनेंगे कैसे, अंग कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं ओरिएंटेशन, टिश्यू बनेगी सबसे पहले, और टिश्यू मिलकर ही क्या बनाएंगे, ऑर्गन को बनाएंगे। और ऑर्गन जब सब एक ही टाइप के काम करने लग जाएंगे सभी टिश्यू, तो वही ऑर्गन जो है सिस्टम के रूप में काम करने लग जाती है। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज डेवलप्ड विद इन सेकेंड मंथ। तो सेकेंड मंथ में क्या हुआ कि ऑर्गन बने, मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है बन जाती है यहाँ पर, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन दोनों। थर्ड मंथ 12 सप्ताह के बाद में, 12 सप्ताह का अंत का मतलब 3 महीने में, पहली तिमाही में प्रमुख अंग, बाहरी जननांग वगैरह सब बन जाते हैं, अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं, मतलब मेजर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं यहाँ पर, मेजर ऑर्गन सिस्टम। मेजर ऑर्गन सिस्टम का मतलब जो गोनेट्स वगैरह रहेंगे वो सब डेवलप हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ बनती है किसमें, विद इन थर्ड मंथ, या बोल सकते हैं इसको थर्ड मंथ या पहली तिमाही में, क्योंकि तीन 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 पार्ट में डिवाइडेड रहती है ये। उसके बाद में देखें 5वें महीने में, है ना, चौथे महीने में फिर क्या हुआ बोलोगे, तो चौथे महीने में कुछ नहीं है, यहाँ पर डेवलपमेंट चलते रहती है। वो मतलब जो ऑर्गन बन चुके हैं उसी का ग्रोथ होते रहता है, ठीक है। तो हम जो मेजर पार्ट रहते हैं जो बनते हैं, जिसको जानना चाहिए उसको पढ़ते हैं। तो देखो 5वें महीने के दौरान में क्या होगी, भ्रूण की पहली गति होती है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस मतलब बच्चा पेट में लात मारने वाला जो कंडीशन है इधर ही आती है, कब, विद इन 5 मंथ। यहाँ पर इधर उधर घूमना शुरू कर देगा, है ना, खुद की जिंदगी चालू हो गई इसकी। तो इधर उधर घूमेगा किसमें, जो एम्निकल यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसमें घूमते रहती है। तो यहीं पर भ्रूण की पहली गति होती है। और जैसे गति होगी तो एक चीज और होता है यहाँ पर, क्या, कि सिर पर बालों का दिखाई देना, मतलब यहाँ पर हेयर अपीयर्स ऑन द हेड, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे बाल, है ना, ऐसे बाल उगा देते हैं इसका, ये बाल उग गया है इसका, भाई भले छोटा छोटा ही है लेकिन बाल उग जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो दो चीज हुआ यहाँ पर, क्या, कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस से क्वेश्चन पूछते हैं कब होता है, तो विद इन कब, 5 मंथ के अंदर में। दूसरा हेड, हेयर अपीयर्स ऑन दी हेड, मतलब सिर के ऊपर में क्या हो जाते हैं, बाल का दिखाई देना हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में 24 सप्ताह का, 24 सप्ताह मतलब 6 मंथ, 6वें महीने में, है ना, तभी 24 सप्ताह होगा। मतलब यहाँ पर 12 सप्ताह में 3 मंथ था, है ना, 24 सप्ताह में कितने मंथ, 6 मंथ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरी तिमाही। तो यहाँ पर क्या होगा, शरीर पतले बालों से ढका होता है, पलके अलग हो जाती है और पलके बन जाती है, मतलब बोल सकते हैं बॉडी कवर विद द फाइन हेयर एंड सेपरेशन ऑफ द आईलिड एंड आईलेसेस। मतलब ये है कि उसके जो पलक होते हैं, जैसे पूरे ऐसे आंख है तो ऐसे पलक है ऊपर में, ये पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे दोनों। पहले क्या रहते हैं, एक ही जैसे ऐसे लगेंगे कि यहाँ पर कोई आंख वगैरह कुछ नहीं है ऐसा लगेगा, बाद में फिर आंख के ऊपर में ये जो सेपरेशन होती है, पलक वगैरह अलग हो जाती है, तो इससे अलग पता चल जाता है कि इसके आईलिड वगैरह सब बन चुके हैं। तो कब बनती है ये, 6 मंथ में बनती है। बॉडी कवर विद द फाइन हेयर का मतलब ये है कि शरीर के चारों तरफ ना छोटे 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 बाल आने लग जाते हैं, कब, 6 मंथ के अंदर में। और पलके अलग हो जाती है और पलके बन जाती है और अलग भी हो जाती है, दोनों होते हैं। उसके बाद में
लगभग 7 मंथ के अंदर में पूरी तरीके से डेवलप हो गए रहते हैं चाइल्ड। और कई कई बार में क्या होता है 7 मंथ में डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि खान पान सही नहीं रहते, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने की वजह से। और सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न तो यही है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा की कम होने की वजह से 7 मंथ के अंदर में क्या हो जाती है डिलीवरी। क्यों? क्योंकि भाई एमनियोटिक फ्लूइड जब अंदर में कम हो जाएंगे तो ये बच्चा इधर उधर मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, तो मूवमेंट करना शुरू कर दिया है तो बताओ यहाँ पर फ्रिक्शन होने के चांस है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण बढ़ जाती है इस टाइम में, और यही कारण है कि 7 मंथ के अंदर में क्या हो जाती है डिलीवरी। ठीक है, लेकिन 7 मंथ के अंदर में जनरली नहीं होता, कुछ कुछ रेयर केस में ही होते हैं। पूरे 9 मंथ तक जाती है, तो 9 मंथ तक पूरा पूरा डेवलपमेंट होता है, तो 9 मंथ के अंत तक डिलीवरी के लिए तैयार हो जाती है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना, कैसे कैसे डेवलप होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन से मंथ में क्या क्या चीज़ हुआ इन सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखो शुरू हुए रहते हैं, यहाँ तक आने आते तक ये पूरा डेवलप हो गया चाइल्ड। और पहले इधर उधर हो सकते हैं डेवलपमेंट के टाइम में, हेड जो है ऊपर हो सकती है ना, नीचे ये जो है बाद में भी आ सकती है। तो देखो ऐसे ऐसे घूमते रहती है, वो घूमते रहता है इधर उधर। तो घूमते रहने की वजह से क्या होती है, कभी कभी क्या हो जाता है फंस जाती है, मतलब ऊपर तरफ हुआ और उसके बाद नीचे आने की कोशिश करेगा तो नीचे नहीं आ पाता, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा हो गया रहता है उस टाइम में। तो यही कारण है कि बच्चा फंसता है वहां पर, तो इसके लिए फिर ऑपरेशन वगैरह करके निकाला जाता है इसको। ठीक है, इसका आगे और देखें। अगला है प्रसव और स्तन पान, है ना। इससे पहले एक और जानते हैं हम लोग एक चीजें। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं दो चीजों के बारे में और बात करते हैं हम लोग। एक ट्विंस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, है ना। प्रसव तो होना है, उससे पहले ट्विंस के बारे में जानते हैं। तो ट्विंस क्या है देखो, तो ट्विंस के बारे में बात करते हैं। तो दो टाइप के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, हिंदी में जुड़वा। ठीक है, जुड़वा। तो एक होती है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा कौन से होते हैं, डाईजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, डाईजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब मोनो मतलब एक, तो एक ही जाइगोट। तो मोनो का मतलब क्या है, एक ही क्या है यहाँ पर जाइगोट है, एक ही क्या है जाइगोट। तो एक जाइगोट कैसे बनती है, तो एक स्पर्म एंड एक ओवम के फ्यूजन से बनती, 1 स्पर्म प्लस 1 ओवम। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों की जब न्यूक्लियस मिलती है n+n, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट जो रहती है एक ही बन रही सिंगल, तो उसको हम बोलेंगे क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो इसमें डाई, डाई का मतलब क्या है दो, तो दो जाइगोट बनेंगे। तो दो जाइगोट बनने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, एक बनती है एक स्पर्म एक ओवम से, तो यहाँ पर क्या होंगे एक स्पर्म जो रहेंगे, एक स्पर्म प्लस एक ओवम, एक बनाएंगे। फिर दूसरा और स्पर्म जो रहेगा दूसरे ओवम के साथ में फर्टिलाइज होंगे। तो यहाँ पर दो स्पर्म एंड दो ओवम बोल सकते हैं, दो स्पर्म अलग अलग स्पर्म प्लस दो अलग अलग ओवम जो है दोनों फर्टिलाइज होंगे, तब जाके क्या बनती है जाइगोट बनेगी। और ये जाइगोट जो बनेगी जाइगोट वो अलग अलग ही बनेगी। तो जाइगोट नंबर एक है एक, और ये क्या है जाइगोट नंबर 2 है। तो ये जाइगोट तो एक ही बना, तो दो कैसे हो गए यहाँ से, तो यहाँ पर इन टाइम ऑफ क्लीवेज, तो जब यहाँ पर विदलन होती है, विदलन मतलब यहाँ पर 2 से की पावर n में 2 की पावर 1 से 2 से, है ना 4, है ना क्या 8, यहाँ पर 16, 32, ऐसे सब सेल स्टेज बनते रहते हैं, क्लीवेज होता है। उस टाइम में क्लीवेज के टाइम में यहाँ से सेपरेशन हो जाती है, मतलब क्लीवेज होगा और दोनों तरफ अलग अलग हो जाएंगे। मतलब शुरुआत में जुड़े हुए रहेंगे, फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो जब सेपरेट हो जाएगा तो यहाँ से दो अलग अलग चाइल्ड डेवलप होंगे, मतलब ये चाइल्ड नंबर 1 अलग डेवलप होगा और दूसरा क्या होंगे चाइल्ड नंबर 2। कभी कभी रेयर केस में दोनों लोग चिपके हुए भी रहते हैं, तो चिपके हुए वाले बच्चे पैदा होते हैं और दोनों जो क्या होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। चिपके रहने का कारण क्या क्या है कि वो एक ही जाइगोट से डेवलप हो रहे हैं, एक ही जाइगोट से डेवलप हो रहा है, इसी की वजह से दोनों चिपके हैं। और कभी कभी उसमें पूरी तरीके से सेपरेशन नहीं हो पाता, इसकी वजह से चिपके रह जाते हैं और सेपरेशन हो गए तो अलग अलग चाइल्ड डेवलप होंगे। तो ये जो चाइल्ड होगा, अभी तो हम लोग ये बता दिए कि चाइल्ड क्या है, मतलब चाइल्ड डेवलप हुआ कैसे हुआ वो बता दिए, लेकिन ये चाइल्ड में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो कैसे होगा, तो भाई वो स्पर्म के जो क्रोमोसोम रहते हैं वो डिसाइड करते हैं। मान लो स्पर्म का जो है स्पर्म ओवम में तो एक्स क्रोमोसोम ही रहते हैं, स्पर्म में दो कंडीशन हो सकते हैं क्या, एक एक्स क्रोमोसोम, इस दोनों इस एक्स क्रोमोसोम के साथ में मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे एक्स एक्स क्रोमोसोम। यदि ये वाई क्रोमोसोम है और इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ में मिले
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स वाई क्रोमोसोम। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम की वजह से फीमेल चाइल्ड डेवलप होगी और एक्स वाई की वजह से क्या होंगे, मेल चाइल्ड डेवलप होंगे। तो बताओ यहाँ पर मान लो ये जो स्पर्म है ना, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। मान लो ये स्पर्म जो है इसमें वाई क्रोमोसोम था और इसमें कौन सा, इसमें तो एक्स ही रहती है। तो बताओ ये होने वाला जो बच्चा रहेगा क्या रहेगा, दोनों मेल होंगे, मतलब वाई वाई क्रोमोसोम वाले होंगे, एक्स वाई क्रोमोसोम वाले। यदि मान लो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स क्रोमोसोम हुए तो दोनों क्या होंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम वाले। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में क्या हो सकते हैं, मेल मेल पॉसिबल, या तो फिर क्या फीमेल फीमेल चाइल्ड पॉसिबल, बट मेल फीमेल बोथ आर नॉट पॉसिबल इन वन टाइम। एक ही समय में मेल और फीमेल डेवलप नहीं हो सकते। यही कारण है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उन लोग सेम दिखते हैं, सेम टू सेम दिखते हैं, कोई अलग नहीं दिखता, सेम टू सेम जुड़वा दिखते हैं। इन्हीं लोग दिखते हैं, कौन वाले लोग, मोनोजाइगोटिक ट्विंस वाले लोग। यही कारण है कि इसको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। तो पहले बोले होंगे कि यहाँ पर पहले क्यों नहीं बताया इसको, तो ये सब चीज जानने के बाद में ही बताते हैं आइडेंटिकल ट्विंस क्यों है, क्योंकि सेम दिखाई तभी सेम दिखाई देते हैं इन लोग, क्यों, क्योंकि एक ही टाइप के क्रोमोसोम से इन लोग बने हुए हैं। जैसे वाई आया तो दोनों एक्स वाई होके दोनों चाइल्ड मेल मेल बने, और कहीं एक्स आता तो दोनों चाइल्ड एक ही जैसे बनते और दोनों के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम रहता। तो यहाँ पर मैं बता ही दिया। तो दोनों को हमें जानना है कि स्पर्म जो रहती है वही डिसाइड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन को, मतलब बच्चे का होने वाला, मतलब बच्चे का जो सेक्स होगा या लिंग क्या होंगे उसको कैसे जानेंगे हम लोग, तो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम जो स्पर्म से आती है उसके थ्रू ही जान पाएंगे हम लोग। तो ये वाला कंडीशन दे सकते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। तो मेल मेल पॉसिबल है, फीमेल फीमेल भी पॉसिबल है, बट मेल फीमेल एक साथ पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला बात क्लियर हुआ होगा, इसको है ना बताने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। इसमें क्या है कि एक स्पर्म एक ओवम को क्या कर रही, फर्टिलाइज कर रही है। तो मान लो यहाँ पर कंडीशन क्या होंगे, तो यहाँ पर दो कोई भी हो सकता है, मेल मेल भी हो सकते हैं, फीमेल फीमेल भी हो सकता है, और मेल फीमेल भी हो सकते हैं एक साथ जुड़वा। तो जुड़वा जब होंगे लेकिन ये दोनों लोग क्या होंगे, एक ही जैसे दिखाई नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि एक स्पर्म जो है एक ओवम से फर्टिलाइज कर ली, बट ये डिफरेंट स्पर्म है, दूसरा स्पर्म। तो मतलब इसमें जो क्रोमोसोम या जो जीन होते हैं, डोमिनेंट जीन, वो अलग हो सकते हैं इसके कंपैरिजन में। यही कारण है कि इन लोग सेम सेम दिखाई नहीं देते, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। मतलब इन लोग जुड़वा तो है लेकिन एक जैसे नहीं दिखाई देंगे। तो इसमें पॉसिबिलिटीज तीनों की है। मान लो भाई ये स्पर्म दो, ये एक्स हुआ तो दोनों गर्ल चाइल्ड डेवलप होगी लेकिन दोनों अलग अलग दिखाई देंगी। मान लो ये एक्स हुआ, मान लो ये वाई हुआ और ये वाई हुआ, तो दोनों में मेल मेल चाइल्ड बनेंगे लेकिन दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। और ये मान लो एक्स हुआ और एक्स वाई हुआ तो मेल फीमेल दोनों बनेंगे लेकिन दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये ऐसा केस है। तो इसे याद रखना है, ट्विंस ऐसे पैदा होते हैं, है ना, डाइजोगोटिक ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अरे रेयर पैदा होते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, ये तो नॉर्मल कंडीशन ही है, बट क्या हुआ क्लीवेज के टाइम में यहाँ पर सेपरेशन हो गया, इसकी वजह से बने। जबकि ये नॉर्मल कंडीशन है, क्यों, क्योंकि एक टाइम में एक ही ओवम रिलीज होती है, लेकिन एक मंथ क्या हुआ, दोनों ओवरी से क्या हो गया, स्पर्म मतलब ओवम आए और इसकी वजह से अब स्पर्म तो दोनों तरफ जाएगा। जब इधर से होता हुआ जब जाता है तो इधर भी फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, इधर भी जाएगा, तो दोनों तरफ फर्टिलाइजेशन होती है, तो यहाँ से डाइजोगोटिक ट्विंस बनते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये, है ना। इसके आगे और देखें, प्रसव और स्तनपान वगैरह क्या होती है उन्हें भी जानते हैं हम लोग, है ना। ये जो है क्यूट सा बेबी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि प्रसव वगैरह क्या होती है। बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया प्रसव पार्चुरेशन कहलाती है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू होती है ये। मतलब ये जटिल तंत्रिका स्त्रावी प्रक्रिया होती है, मतलब इसमें बहुत सारे हार्मोन काम होते हैं, बहुत सारे हार्मोन का काम होता है यहाँ पर। तो देखो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो होती है, ये तो पहला लाइन इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरा लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि संकेत की बारे में बात करते हैं तो कहां से आती है संकेत वो जानना है। तो संकेत आती है मैच्योर प्लेसेंटा एंड पूरी तरीके से मैच्योर एम्ब्रियो, पूरी तरीके से मैच्योर परिपक्व भ्रूण और प्लेसेंटा से संकेत आते हैं हल्के गर्भाशय संकुचन, भ्रूण इजेक्शन रिफ्लेक्स को प्रेरित करते हैं या मात्र पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का रिहाई का कारण बनते हैं। मतलब ये है कि जब जिस टाइम में प्रसव होना रहता है, मतलब डिलीवरी का डेट रहता है, उस टाइम में ऐसे भ्रूण जो है इजेक्ट होना चाहता है, मतलब बाहर आना चाहता है। तो बाहर जब आती है तो उस टाइम में क्या होता है, तो उस टाइम में जब मतलब रिलैक्सिन हार्मोन या बहुत सारे जब हार्मोन काम करते हैं, प्रेरित होंगे, ये इजेक्शन प्रेरित होंगे, भ्रूण इजेक्शन, उसकी वजह से क्या होगा कि माता का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होंगे
और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज होगा तब क्या होगा, मायोमेट्रियम लेयर में जाएगा और वहां पर संकुचन करना शुरू करेगा, और उसी को हम लोग प्रसव पीड़ा बोलते हैं, मतलब लेबर पेन बोलते हैं इंग्लिश में। लेबर पेन होना शुरू हो जाती है किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही प्रसव कराने में पूरी हेल्प करता है, इसीलिए इसको प्रसव हार्मोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं, प्रसव हार्मोन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है, ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का है ना यहाँ पर खेल है। इसका आगे और देखें, यहाँ पर और देख सकते हैं, ऑक्सीटोसिन मजबूत गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन का कारण बनता है, जो बदले में ऑक्सीटोसिन के आगे स्राव को और उत्तेजित करता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है जिससे जन्म नाल के माध्यम से बच्चे को गर्भाशय से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब देखो, थ्योरी भली थोड़ी सी है, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है ना बहुत जटिल होती है। क्या कि जो माता का यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तो दो होती है, अग्र और पश्च। तो यहाँ पर कहाँ पर से रिलीज होती है, तो जानना है कि पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। तो पश्च पीयूष ग्रंथि से रिलीज होंगे क्या, पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि से रिलीज होगा क्या, ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन हिंदी में लिख देते हैं, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन कैसे जाके काम करेगा, तो ये जाती है यूट्रस में, और यूट्रस के कहाँ पर जाएगी, तो मायोमेट्रियम लेयर में जाती है। क्यों, क्योंकि मायोमेट्रियम लेयर में ही क्या करवाना है, संकुचन कराना है इसको, संकुचन। तो संकुचन कराने के लिए जाती है, तो पहला काम ऑक्सीटोसिन का यही है, और इसी की वजह संकोचन जब होते हैं तो लेबर पेन होती है। लेबर पेन का मतलब यहाँ पर प्रसव पीड़ा होगा, प्रसव पीड़ा स्टार्ट, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ऑक्सीटोसिन को इसको थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए एक और हार्मोन आती है, रिलैक्सिन, है ना। ये रिलैक्सिन का काम होता है उस टाइम में, ये क्या करती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला करती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस को लूज करती है, को ढीला करने का काम करती है, ताकि वहाँ का जो बोन है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, ढीला हो जाए, ठीक है। को ढीला करती है, ढीला, ढीला करती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर है ना लेबर पेन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लेबर पेन ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पर है ना, डायग्राम देख सकते हैं हम लोग, पार्चुरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से डिलीवरी ऑफ बेबी जब भी होती है, हेड जो रहती है ना सबसे पहले बाहर आती है, उसके बाद बाकी जो भी और स्ट्रक्चर जो अंदर में रहते हैं, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ प्लेसेंटा, वो भी सब बाहर हो जाती है। तो जटिल न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है ये, है ना। ऑक्सीटोसिन का पूरा प्रभाव है, और कहाँ पर होती है, मायोमेट्रियम पर जाकर होती है। रिलैक्सिन हार्मोन ये भी करती है कि ऑक्सीटोसिन के लिए और ज़्यादा रिसेप्टर बनाती है। कहाँ पर, रिलैक्सिन के दो काम है एक्चुअल में, एक प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला करना, और दूसरा क्या होती है, मायोमेट्रियम में ना ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बनाती है, ताकि और ऑक्सीटोसिन आए और उस मायोमेट्रियम में जो रिसेप्टर बने उसमें बैंड हो, और उसको और ज़्यादा क्या करे, संकुचित करे, ताकि वो जो ऐसे फैलेगी तो प्रसव संकुचन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से प्रसव जो है आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज प्रोसेस है। इसके आगे और देखें, आफ्टर बर्थ, है ना, प्रसव के बाद में गर्भनाल काट दी जाती है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड को। गर्भनाल के प्लेसेंटा और अवशेषों को प्रसव के बाद मातृ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे जन्म के बाद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जन्म के बाद, मतलब एक्चुअल में ये प्रसव, इसे प्रसव कहते हैं, प्रसव के बाद वाली प्रक्रिया इसे प्रसव कहा जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना है कि जैसे बर्थ होगा बच्चे का, उस टाइम में क्या हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ पूरा प्लेसेंटा जो है बाहर आ जाती है। प्लेसेंटा इस टाइप की दिखाई देती है, रियल प्लेसेंटा है ये। यहाँ से देखो रूट के जैसे जुड़ी हुई थी कौन, अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसी में जुड़ी हुई रहती है, इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड को अब काट दिया जाता है। और इससे पहले यूट्रस के अंदर में इम्प्लांटेशन रहता है, तो यूट्रस के कुछ भी सेल और भी डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। साथ में ये प्लेसेंटा भी खुद बहुत सारे टिश्यूओं से बना रहता है, तो इसमें से भी ब्लीडिंग, ब्लड बाहर होते हैं, ठीक है। प्रसव के बाद में ये बच्चे से अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है, और उसके तुरंत बाद ही बच्चे को विद इन 30 मिनट्स स्तनपान कराना जरूरी है। मतलब 30 मिनट के बाद में, प्रसव के 30 मिनट के अंदर में क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रसव के कितने समय के बाद में, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए करके, तो विद इन 30 मिनट्स, तो वो भी आएगा। तो उससे पहले ये जानना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को क्यों काटा जाता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड से न्यूट्रिशन देते रहती है ये प्लेसेंटा। प्लेसेंटा खुद बाहर हो गई, मतलब प्लेसेंटा जुड़ा था यूट्रस के वॉल से, वो खुद बाहर हो गई, तो वो जब बाहर हो जाती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, और बच्चे को जो ऑक्सीजन वगैरह मिलना चाहिए रहता था, मतलब मिलते रहता था, वो नहीं मिल पाएगा। और एक बात और भी जानते हैं कि उस टाइम में बच्चे का लंग्स फंक्शनल नहीं रहता, जैसे ही वो प्रसव होती है
बच्चे का लंग्स जो है ना फंक्शनल होना शुरू हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन वो इन्वायरमेंट से लेना शुरू कर देता है, न कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा पहले देती थी, अब क्या, हाँ प्लेसेंटा तो बाहर हो गई, तो अब इसको काट के अलग कर दिया गया है ना, क्योंकि दोनों तरफ एक्सचेंज होते रहते हैं, वहां पर जो ऑक्सीजन ये लेगा उस ऑक्सीजन को होते हुए इधर लेके आ जाएगा वो, इसीलिए इसको काट के अलग कर दिया जाता है और उसको वहां पर बाइंड कर देते हैं ताकि वहां से कोई भी चीज ना निकले वहां पर। ठीक है, इसके आगे और देखें। इसके बाद में है स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग होती है। स्तन ग्रंथियां गर्भाशय के अंत में दूध का उत्पादन करती है, इसे स्तनपान कहा जाता है। देखो क्या होता है, मिल्क को बनाने वाले लोग अलग रहते हैं लेकिन मिल्क को इजेक्ट करने वाले लोग अलग रहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होती है, इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं, इसको मिल्क इजेक्ट करवाने का काम करती है, मिल्क इजेक्शन इजेक्शन हार्मोन। तो देखो यहाँ पर क्या होती है कि इसको हम लोग प्रसव हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन मतलब दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का बाहर करवाने का काम भी किसका रहता है, किसका, ऑक्सीटोसिन का। तो है ना, जैसे ही ऑक्सीटोसिन कैसे, मतलब ये कैसे काम करती है उसको भी जानते हैं हम लोग। तो जैसे क्या होता है, हाँ ना, यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ते हैं, स्तनपान के शुरुआती कुछ दिनों में के दौरान उत्पन्न पीले रंग के दूध में वो कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसमें नवजात शिशुओं के लिए प्रतिरोध विकसित करने के लिए आवश्यक के एंटीबॉडीज होते हैं, है ना। इसको हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन कैसे काम करती है। तो ये जाती है कहाँ पर, मदर जो रहती है, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। और कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होंगे, ऑक्सीटोसिन, और ये जाएंगे कहाँ पर, ब्रेस्ट में जाएंगे। तो ऐसे कैसे जाते हैं, तो क्या होता है एक्चुअल में, जो ब्रेस्ट रहते हैं वहां पर रहती है निप्पल। तो निप्पल को जैसे बच्चा सक करता है, इसको सक करते हैं, तो सक करने की वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो स्टार्टिंग में जब मिल्क इजेक्ट होना रहेगा तो ऑक्सीटोसिन को आना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको सक करना पड़ेगा, तब जाके आती है, अपने से नहीं आती है। ठीक है, तो शुरुआत के कुछ समय के बाद में, थोड़ा समय के बाद में मिल्क आना शुरू होता है, और जब से मिल्क आती है तो इस मिल्क जो आती है तो उसको फर्स्ट मदर मिल्क बोलते हैं, पहला मदर मिल्क। तो ये जो फर्स्ट मदर मिल्क जो होती है ना, इसमें ये कैसे दिखती है, पहले बात तो ये येलोइश कलर की दिखती है, येलोइश कलर। क्यों येलोइश कलर दिखती है ना, इस येलो कलर का क्या नाम है, यहाँ पर याद रखना, कोलोस्ट्रम नाम होती है इसकी। कोलेस्ट्रम क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या मात्रा में, एबंडेंट मात्रा में एंटीबॉडीज होते हैं। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज रहती है जो एक बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी यहाँ पर, या बोल सकते हैं IgA टाइप की प्रतिरक्षी जो होती है वही रहती है किसमें, इस कोलोस्ट्रम में। तो माँ का पहला जो पीला गाढ़ा दूध रहता है उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, और इसको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही कारण है कि कई लोग देखे होंगे प्रसव के बाद में जब मिल्क इंजेक्शन नहीं हो पाता या मिल्क सिक्रीशन नहीं हो पाता तो बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, बार बार बीमार पड़ता है वो बच्चा। ठीक है, तो इसको देना बहुत जरूरी है। पहला जो माँ का पीला गाढ़ा दूध है उसको देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए या पोषण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों, तभी तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम विकसित हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था नेट में, अभी भी पूछे थे कि कोलेस्ट्रॉल में क्या होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी होती है, और उसका नाम भी बता दिया मैंने, चूंकि हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़े भी हैं कि IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी एबंडेंट मात्रा में होता है, मतलब प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होती है, क्या, कोलेस्ट्रॉल के अंदर में, क्या, IgA टाइप की एंटीबॉडी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। एक चीज और जानते हैं हम लोग, प्रसव हार्मोन, तो ये सब चीज हम लोग देख चुके। ये जो रहती है, ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह की वाली बात है, इसको हम लोग बोलते हैं ये कब तक इफेक्टिव रहती है, तो अप टू 6 मंथ तक लगभग क्या आते रहते हैं, 6 मंथ तक ये क्या रहती है, आते रहती है। तो इस 6 मंथ को याद रखना है ना, 6 मंथ। दूसरा क्या याद रखना है, 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर में क्या करना रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग। ये टाइम है इसका आफ्टर पार्चुरेशन, मतलब आफ्टर प्रसव, प्रसव के 30 मिनट के बाद में क्या कराना रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना रहता है। और ये जो रहता है अप टू 6 मंथ तक आती है मिल्क, है ना। और यहाँ तक यदि ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहते हैं तो उस टाइम में प्रेगनेंसी नहीं होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया कंडीशन का मतलब होता है इस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट रहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट। तो इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादा की वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या रहते हैं, ज़्यादा। तो इस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होंगे, अब्सेंट रहते हैं। और वो भी कितने मंथ के लिए भी याद रखना है, 6 मंथ के लिए, है ना। इस टाइम में प्रेगनेंसी नहीं होती, क्यों, क्योंकि 6 महीने तक स्तनपान कराती रहती है,
तो नहीं होता। और ये जो है आजकल ये कम हो चुकी है, लगभग 1 से 2 महीने के अंदर में फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अप टू 6 मंथ इसको याद रखना है। इस टाइम में प्रोलैक्टिन हार्मोन जब ज़्यादा होती है तो उस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल अपसेंट रहते हैं, तो ये याद रखना। लैक्टेशनल एमिनोरिया की वजह से कितने मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल अपसेंट रहती है, अगर क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, नर्सिंग पूछा था 2025 में, तो इसको याद रखना 6 महीने तक, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज़ जानते हैं हम लोग, यहाँ पर है ना डॉक्टर के द्वारा सुझाया जाता है, मतलब डॉक्टर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, है ना, डॉक्टर, तो डॉक्टर की बात भी करते हैं यहाँ पर। तो ये जो रहते हैं चेक कराने जाएंगे सोनोग्राफी, तो उस दिन बताएंगे क्या कि प्रसव कब होगा, तो सोनोग्राफी के बाद में देखेंगे कि बच्चा के पोजीशन वगैरह क्या है, सही है कि नहीं है, तो पोजीशन वगैरह को देखेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताएंगे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब प्रसव वाला दिन बताते हैं, प्रसव दिनांक, तो प्रसव दिनांक बताते हैं तो उसके हिसाब से तैयारी रहती है ना। तो प्रसव दिनांक बता सकते हैं हम लोग। देखो क्या होता है इसमें, हम लोग जानते हैं कि जब लास्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आया रहता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट डेट प्लस 9 मंथ करते हैं हम लोग, 9 मंथ प्लस 6 डेज और करते हैं 6 डेज, ठीक है। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट प्लस 9 मंथ प्लस 6 डेज, 6 डेज क्यों किया जाता है ना, वो भी जानेंगे। 9 मंथ तो प्रेगनेंसी का टाइम है, लेकिन 6 डेज क्यों करते हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर ओवुलेशन वाला दिन जो रहता है ना, वेरिएशन करते रहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 दिन का रहता है, 6 दिन और जोड़ रहे हैं, तो 6 दिन जोड़े तो 6 5 क्या हो गया 11, और मान लो किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है तो वो 14 डेज में ओवुलेशन होना रहता है, ठीक है। तो ओवुलेशन पहले भी हो सकती है, बाद में हो सकती है, इसीलिए हम लोग इस 6 डेज को जोड़ेंगे तो उसमें से 1-2 दिन इधर उधर हम लोग बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो 1 जनवरी को लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, और उसके बाद अब आना था इसको कब, 1 फरवरी को आना था, है ना, कब आना था 1 फरवरी। अब 1 फरवरी को नहीं आया, क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी हो गया। तो 1 फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर हो जाएगा यहाँ पर, अक्टूबर। अक्टूबर में क्या होगा, तो ये 1 फरवरी से लेकर अक्टूबर तक कितने मंथ हो गए, तो यहाँ पर हो गए क्या 9 मंथ। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर तक के क्या हो गए 9 मंथ हो गए 1 अक्टूबर तक। अब 1 अक्टूबर तक 9 मंथ हुआ, 6 डेज और जोड़ेंगे उसमें, तो हम लोग यहाँ पर डेट निकालेंगे, जो निकालेंगे क्या 7 अक्टूबर को करीब, है ना, इसका प्रसव का डेट होगा। तो वैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बताते हैं डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। और एक चीज और बता रहा हूँ मैं, जो प्रसव पीड़ा होती है ना उस टाइम में बहुत पेन होने लग जाता है, तो कभी कभी क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो क्या करते हैं डॉक्टर के द्वारा, जब प्रसव पीड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है ज़्यादा, तो उस टाइम में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि वो उसका प्रसव पीड़ा और ज़्यादा थोड़ा बढ़े और क्या कर दे, है ना, मतलब चाइल्ड जो है डेवलप, मतलब वो हो जाए, प्रसव हो जाए। प्रसव को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, किसके द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन आती है उसको दिया जाता है, किसमें, किस टाइम में, प्रसव पीड़ा के टाइम में। यदि बच्चे का पोजीशन वगैरह चेंज है, ऑसिपिटो इंटीरियर कंडीशन में होना चाहिए, मतलब ऐसे रहना चाहिए बच्चा जो है ना, इसका हेड जो है इधर रहना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑसिपिटो इंटीरियर पोजीशन, ऑसिपिटो इंटीरियर पोजीशन, है ना, ऐसा रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता तो इसको, है ना, क्या किया जाता है, इसको सीधा करने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं होता तो इसको सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, मतलब सर्जरी द्वारा रिमूव करते हैं, सर्जरी द्वारा रिमूव किया जाता है, सर्जरी द्वारा, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है, जैसे वेजाइना के ओपनिंग में इसका मुंह माउथ दिखाई देता है, इसको क्रोनिंग बोलते हैं, क्रोनिंग मतलब क्या होना, फिटस का हेड वेजाइना में दिखाई देना, ताकि वो जब वेजाइना में दिखाई देने लग जाते हैं, मतलब ये प्रसव आसानी से हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ तक निकलने में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर्विक्स वाला रीजन बहुत ज़्यादा सकरा रहता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग क्रोनिंग बोलते हैं इस कंडीशन को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, ऑक्सीटोसिन वगैरह का पूरा का यहाँ पर क्या है काम है, और इसी की वजह से प्रसव कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा क्लास समझ आया होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
एक हम कंप्लीट क्लास में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ का यदि PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ से मिलेगा। नीट जोन KWD क्लासेस को क्या करके रखना है, सब्सक्राइब करके, ताकि ये सब जो चीज़ें जो है ना आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।